Chapter 317 शू फू डेस्टिनी डायनेस्टी की स्थापना का प्रेल्यूड। शेन्यांग 9 रीजन्स के 36 प्रोविंसेस में एक साथ इंपीरियल प्रोक्लेमेशन पढ़कर सुनाया गया। शाही फरमान आ चुका है, ध्यान से सुनिए। आज महाराज और क्राउन प्रिंस प्रजा के दुख दर्द और कष्टों को गहराई से समझते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हैं। जमीन, ये ही वो आधार है जिसके सहारे किन के नागरिक जीवित रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर आम लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है। सालों से ये जमीन एरिस्टोक्रेट्स और नोबिलिटी ने जबरदस्ती हड़प रखी है, दबाव, छल और अत्याचार के जरिए। इसलिए महाराज और क्राउन प्रिंस अपनी अपार कृपा से घोषणा करते हैं, आज से 9 रीजन्स के 36 प्रोविंसेस और किन के अधीन सभी भूमि में नोबल्स को दिया गया लैंड और युद्ध मेरिट के बदले मिला लैंड छोड़कर बाकी सारी जमीन राज्य की संपत्ति घोषित की जाती है। सरकार द्वारा रजिस्ट्री पूरी होने के बाद ये जमीन घर परिवार की संख्या के हिसाब से न्यायपूर्ण तरीके से आम जनता को बांटी जाएगी। आज के बाद हर किन नागरिक के पास खेती के लिए अपनी जमीन होगी। ये राष्ट्रीय नीति आम लोगों के लिए महान कृपा है। जो कोई भी इसका विरोध करेगा उसे देशद्रोह यानी ट्रीजन का दोषी माना जाएगा। दूसरा फरमान। किन के एकीकरण से पहले वॉरिंग स्टेट्स ने अत्यधिक कर लगाकर जनता को बर्बादी के किनारे पहुंचा दिया था। इसलिए अपनी कृपा से महाराज और क्राउन प्रिंस प्रजा को एक और वरदान देते हैं। अगली टैक्स कलेक्शन से किन का टैक्स रेट सिर्फ 15% यानी 15% होगा। ये आदेश 9 रीजन्स के सभी 36 प्रोविंसेस पर लागू होगा। और इस प्रकार ये शाही फरमान पूरे 9 रीजन्स में गूंज उठा। इसके प्रभाव का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। जैसे ही आम लोगों ने ये सुना, अनगिनत लोग स्तन्न हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ जो उनके कान सुन रहे थे। अरे देवता, क्या ये सच है? सरकार जमीन बांट रही है? ये कैसे हो सकता है? मैं तो पूरी जिंदगी टेनेंट फार्मर रहा हूँ। सारी जमीन बड़े लॉर्ड्स की, हम खेती करें, भारी किराया भरें, साल के बाद पेट भर खाना मिल जाए, बस वही बड़ी बात होती थी। बिल्कुल, हम सबका हाल एक जैसा था। सिर्फ पुराने किन लोगों के पास जमीन होती थी, बाकी सबकी जमीन तो पहले ही नोबिलिटी ने छीन ली थी। महाराज महान है, क्राउन प्रिंस महान है। ये तो सच में महापुण्य है। अब हम सब के पास खेती के लिए जमीन होगी, ऊपर से टैक्स भी 2 हिस्सा कम। झाओ के राज में तो 90% तक टैक्स था, अब तो जीने लायक जिंदगी मिलेगी। किन राजवंश सबसे महान है। जो कोई किन के खिलाफ बोलेगा, मैं खुद उससे थप्पड़ मारूंगा। सही कहा। पुराने राज्यों में सब निकम्मे अफसर और भ्रष्ट एरिस्टोक्रेट्स थे। किन के राज में हम चैन से जी सकते हैं। अब हमें कोई पछतावा नहीं। शाही फरमान जारी हो चुका था और नीति लागू हो चुकी थी। जैसे ही ये घोषणा हुई, पूरे किन में जश्न का माहौल छा गया। आम लोग नाच गाने लगे, अपने पुराने राज्यों को गालियां देने लगे और उनके भ्रष्ट शासकों को कोसने लगे। इस पल जो लोग पहले अलग अलग राज्यों के थे, अब दिल से किन को अपना मान चुके थे। लेकिन जमीन रखने वाले नोबिलिटी के दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने अपने एस्टेट्स में सिमट गए, चुपके से बैठ के बुलाईं और काउंटर मेजर्स पर चर्चा करने लगे। इसी दौरान फरमान जारी होने के कुछ समय के बाद ही किन की सेना पूरे देश में हिलना शुरू हो गई।
9 रीजन्स के एकीकरण के बाद किन ने 5 बड़े मिलिट्री कैंप्स बनाए थे। नॉर्दर्न आर्मी उत्तर के बॉर्डर्स पर विदेशी ट्राइब्स से रक्षा करती थी। बाकी 4 आर्मीज अलग-अलग प्रोविंसेस में स्थापित थीं ताकि देश में स्थिरता बनी रहे। लियांग प्रोविंस जो पहले वी का क्षेत्र था। एक वृद्ध बोला, सभी सज्जनों, किन के इस नए फरमान को आप कैसे देखते हैं? किन एरिस्टोक्रेसी की जमीन छीन रहा है और उसे आम जनता को बांट रहा है। ये हमारे लिए फायदा है या विनाश? ये कहकर शियांग लियांग ने सभी नोबल्स की तरफ देखा। ये तो तबाही है, पूर्ण विनाश। ज़ांग लियांग ज़ीफांग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। चेहरा थका हुआ और गंभीर था। ज़ीफांग, शियांग लियांग ने पूछा, क्या ये अच्छी बात नहीं है? ये पॉलिसी सीधा नोबिलिटी को निशाना बना रही है। उनकी जमीन छीनी जा रही है तो वो जरूर किन के खिलाफ उठ खड़े होंगे। पहले जब हमने उनका साथ मांगा वो हिचकिचाते थे, किन के साथ समझौता करना चाहते थे। अब जब उनकी दौलत पर वार हुआ है, उनके पास बगावत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है? शियांग लियांग हैरान था। तब ज़ांग लियांग ने शांत स्वर में कहा, जनरल शियांग, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि किन ने अपनी पॉलिसीज कितनी सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ लागू की हैं? सबसे पहले लिखित भाषा को एक रूप दिया, अलग-अलग स्क्रिप्ट्स खत्म किए, फिर एक समान कानून व्यवस्था लागू की। उसके बाद सारे प्राइवेट हथियार जब्त कर लिए। पूरे देश का ब्रॉन्ज और आयरन किन के कब्जे में आ गया। अब हथियार सिर्फ किन के पास हैं। नोबिलिटी के पास भी मुश्किल से कुछ बचा है। ऊपर से किन के पास 10 लाख सैनिकों की सेना है जो पूरे एम्पायर में तैनात है। ज़ांग लियांग की आंखों में ठंडक थी। हो सकता है एम्परर इंग ज़ैंग और क्राउन प्रिंस झाओ फेंग खुद चाहते हों कि नोबिलिटी बगावत करे, ताकि उन्हें एक वैध बहाना मिल जाए एरिस्टोक्रेट्स की सारी संपत्ति जब्त करने का और इंपीरियल ट्रेजरी को और मजबूत बनाने का। उसने हल्का सा कड़वा मुस्कुरान दिया। मैं गारंटी देता हूं, अगर नोबिलिटी ने सर उठाने की हिम्मत की तो किन की सेना एक पल में उन्हें मिटा देगी। फिर हम क्या करें? शियांग लियांग ने भौहें से कोड़ ली। ज़ांग लियांग का जवाब सख्त था। सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, हम चुपचाप छुपे रहें और सही वक्त का इंतजार करें। दूसरा, इस मौके का फायदा उठाकर बगावत कर रहे नोबल्स के साथ मिल जाएं। लेकिन अंत में नतीजा सिर्फ विनाश होगा। फैसला आपका है। उसके शब्द सुनते ही सब लोग गहरी सोच में डूब गए। ज़ांग लियांग की बातें उनके दिलों को जोर से हिला चुकी थीं। ज़ांग लियांग ने मन ही मन कहा, झाओ फेंग, क्या लाजवाब स्ट्रैटेजिस्ट हो तुम। एक एक कदम चलकर तुमने पूरे राज्य को अपनी मुट्ठी में कस लिया है। पहले तलवार के जोर पर देश जीता, फिर लिखित भाषा, कानून और व्यवस्था से लोगों का दिल जीत लिया, और अब नोबिलिटी की जमीन छीनकर उसे आम जनता को बांट देना। ये तो सबसे घातक चाल है। इस एक वार के बाद किन की जड़ें कभी नहीं हिलाई जा सकती। इस फरमान के बाद ज़ैंग लियांग ने गंभीर स्वर में कहा, वॉरिंग स्टेट्स के पुराने नागरिक कभी अपने बीते हुए राज्यों की याद नहीं करेंगे। हमारी पुनर्स्थापना की सारी उम्मीदें पूरी तरह से टूट जाएंगी। ज़ैंग लियांग सब कुछ समझ चुका था। ये एक परफेक्ट प्लान था, बिल्कुल निरपेक्ष जाल। जमीन बांटकर और टैक्स कम करके किन राजवंश सिर्फ बल के जोर पर शासन नहीं कर रहा था, वो लोगों के दिलों को भी अपना बना रहा था। अगर नोबिलिटी बगावत करती भी तो आम जनता खुद उनके खिलाफ खड़ी हो जाती। एरिस्टोक्रेसी पहले ही हार चुकी थी।
और किन के पास अभी भी 10 लाख सैनिकों की महासेना थी। ग्रेट किन की दिव्य भूमि से परे हजारों नहीं 10,000 मीलें समुद्र के पार एक ऐसी जगह थी जहां घना कोहरा छाया रहता था। समुद्र पर फैली हुई गहरी धुंध जो हर चीज को ढक लेती थी। लेकिन अचानक एक तेज रोशनी चमकी, धुंध छटने लगी और सामने प्रकट हुई बादलों में छिपी हुई एक विशाल द्वीप, जैसे कोई अमर लोक हो, देवताओं की भूमि। पर जैसे ही कोई इस द्वीप पर कदम रखता, दृश्य अचानक बदल जाता। काले बादल मंडरा रहे थे, हवा में खून की बदबू भरी हुई थी, सड़ंद, सड़े हुए मांस की गंदी गंध। पूरा द्वीप अंदर और बाहर खून से सना हुआ था। हर जगह लाशें पड़ी थीं। ये जगह नरक का साक्षात रूप लग रही थी। बाहर से जो अमर लोक दिखता था, अंदर से वो राक्षसों का गुफा निकला। हल्का हल्का दर्द भरे चीख चिल्लाहट और निराशा भरी करुणा पुकार हवा में गूंज रही थी। इस जगह को दैत्य का अड्डा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होता। द्वीप की गहराई में वहां एक भव्य महल खड़ा था। उससे खून और हिंसक शक्ति का भयंकर ऑरा निकल रहा था। लेकिन एक आम मनुष्य की नज़र में ये जगह पूरी तरह से दिव्य होती। उन्हें दिखता देवताओं की धुंध मंडरा रही है, हवा में अमर ऊर्जा घुली हुई है, आसमान में सफ़ेद सारस शांति से उड़ रहे हैं। महल के अंदर एक काले वस्त्रों में लिपटा मध्य आयु का आदमी ऊंचे सिंहासन के सामने घुटनों के बल झुका हुआ था। आपके सेवक का प्रणाम है, इमॉर्टल एनवॉय। सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा था, डाओइस्ट वस्त्रों में, हाथ में हॉर्स टेल विस्क, आंखें ठंडी और बेदर्द। उससे भयंकर दबाव निकल रहा था। इस बार जो संख्या तुम लाए हो बिल्कुल काफ़ी नहीं है, इमॉर्टल एनवॉय ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे और चाहिए, ज़्यादा लड़के और लड़कियां। काले वस्त्रों वाला आदमी कांप गया। इमॉर्टल एनवॉय, मैं वोकू पर और दबाव डालूंगा, उनसे और लड़के लड़कियां ट्रिब्यूट में मंगवाऊंगा। वोकू? इमॉर्टल एनवॉय ने ठिठोली भरी हंसी की। वो निकम्मे हैं, उनमें कोई आध्यात्मिक पोषण नहीं होता, खुराक के लायक भी नहीं। मुझे चाहिए दिव्य भूमि के बच्चे। उसकी भौएं सिकुड़ गईं, एक भयानक शक्ति फूटी और अगले ही पल घुटनों पर बैठा आदमी हवा में उठकर कैद हो गया। इमॉर्टल एनवॉय, मैं तुरंत दिव्य भूमि लौट जाऊंगा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। वो हवा में तड़प रहा था। धम! इमॉर्टल एनवॉय ने हाथ छोड़ दिया। आदमी जमीन पर गिर पड़ा। कांपते हुए बोला, इमॉर्टल एनवॉय, एक बात समझ में नहीं आती। बोलो। तुम इतनी शक्ति रखते हो, तुम खुद दिव्य भूमि जा सकते हो। वहां तो लड़के लड़कियों की कमी नहीं, फिर तुम खुद क्यों नहीं जाते? इमॉर्टल एनवॉय का चेहरा काला पड़ गया। दिव्य भूमि एक हो चुकी है। किन साम्राज्य का राज्य भाग्य अब आकाश को छू रहा है। वहां प्रवेश करना भाग्य के प्रतिकार को बुलाना है। दिव्य भूमि अमर और देवताओं के लिए वर्जित स्थान है। उसके स्वर में नफरत थी, लेकिन आंखों में लालची और खून प्यासी लालसा जल रही थी। फिर मैं कैसे जा सकता हूँ? काले वस्त्रों वाले ने पूछा। मैं भी तो कल्टीवेशन के मार्ग पर हूँ, क्योंकि तुम दिव्य भूमि के ही जन्म से हो। तुम चाहे जितना भी कल्टीवेशन कर लो, दिव्य भूमि का भाग्य तुम्हें ठुकराएगा नहीं। ये सुनकर उस आदमी की आंखों में गहरी चमक आई। एक छिपा हुआ सुख उसके चेहरे पर झलक आया। लेकिन इमॉर्टल एनवॉय सब देख चुका था। शूफू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कोई बेवकूफ़ी भरे विचार मत पालो।
दिव्य भूमि आज अमर लोगों के लिए वर्जित स्थान है, लेकिन 1000 साल बाद शायद ऐसा ना हो। उसने ठंडी हंसी हंसी। सच ही था। घुटनों पर झुका आदमी और कोई नहीं, ग्रेट किन के पुराने एल्केमी कोर्ट का प्रमुख शूफू था। इसका मतलब, शूफू ने संभल कर पूछा, दिव्य भूमि में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा? मैं तुम्हें बता देता हूँ। 1000 साल के अंदर मानव लोक और पृथ्वी अमर लोक एक हो जाएंगे। पहले मानव जाति के 5 सम्राटों ने स्वर्ग के स्तंभ को काट दिया था। स्वर्ग और धरती के बीच का रास्ता तोड़ दिया। देवताओं और अमरों को नीचे आने से रोक दिया। पर क्या तुम्हें लगता है अमर और देवता इससे हमेशा बर्दाश्त करेंगे? 1000 साल से पहले ही मानव लोक अर्थली इमॉर्टल लोक का हिस्सा बन जाएगा। उस दिन दिव्य भूमि का सो कॉल्ड राज्य भाग्य सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। फिर इमॉर्टल एनवॉय ने शूफू की आंखों में देखा। अगर तुम ईमानदारी से मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें सच्ची अमरता दूंगा। तुम मानव सीमा से परे उठ जाओगे। लेकिन अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मौत से भी भयानक सजा दूंगा। शूफू तुरंत सिर जमीन से लगाकर झुक गया। ये सेवक इमॉर्टल एनवॉय के प्रति अनंत वफादारी की शपथ लेता है। अच्छा, अब दिव्य भूमि लौट जाओ और किन के सम्राट को धीरे धीरे जहर देना जारी रखो। अगर वो ज्यादा समय तक जिंदा रहा तो मानव लोक और अर्थली इमॉर्टल लोक के विलय की योजना बिगड़ जाएगी। उसे मरना ही होगा। किन का राज्य भाग्य टूटेगा। दिव्य भूमि फिर से केओस में डूब जाएगी। और वही हमारे लिए सबसे बेहतरीन मौका होगा। इमॉर्टल एनवॉय की आंखों में एक भयानक चमक दौड़ गई। जैसे आदेश इमॉर्टल एनवॉय। शूफू ने पूरी श्रद्धा के साथ सर झुकाया। उसके मन में सोच चल रही थी, दिव्य भूमि, अगर किंग के पतन का कारण मैं बनता हूं, अगर उसका राज्य भाग्य टूट जाता है, तो निश्चित ही ऊपर के शक्तिशाली लोग मुझे भारी इनाम देंगे। इमॉर्टल एनवॉय के चेहरे पर टेढ़ी खौफनाक मुस्कान उभर आई, उम्मीद और लालच से भरी हुई। आगे समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 महीना, 2 महीने। जैसे जैसे महान किन के फरमान जारी होते गए, पूरा साम्राज्य एक नए रूप में ढलता चला गया। किन की राष्ट्रीय नीति के तहत जब पूरे देश की जमीन सरकार के अधिकार में ली जाने लगी, तो अनगिनत नोबल्स के दिलों में बगावत के बीज उगाए। उन्होंने अपने अपने रिटेनर्स इकट्ठा किए और चुपके से विद्रोह की योजना बनाने लगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि किन के मूल क्षेत्रों को छोड़कर बाकी लगभग 6 विजित राज्यों के सभी पुराने इलाकों में नोबल्स की बगावतें भड़क उठीं। लेकिन ये बगावतें जितनी तेजी से उठीं, उतनी ही तेजी से कुचल दी गईं। कई जगहों पर किन की सेना को भेजने की नौबत ही नहीं आई। वहाँ के आम लोग खुद लोहा के कुदालों और लकड़ी के डंडों के साथ एकजुट हो गए और बगावती नोबल्स को दबोच लिया। जब किन की सेना पहुंची तो देखा कि अनगिनत नोबल्स पहले ही बंदी बना लिए गए थे और आम जनता खुद उन्हें बांधकर सरकार को सौंप रही थी। लोगों का दिल किन के साथ था, लोगों की इच्छा किन के साथ थी। समय आगे बढ़ता रहा। 3 महीने, 4 महीने। किन के सारे 9 प्रोविंसेस गतिविधि में थे। एक ऐसा परिवर्तन हो रहा था जो राजवंश बदलने से कम नहीं था। सियानयांग, शाही दरबार के सभा मंडप के अंदर। महाराज, क्राउन प्रिंस महोदय, सुधार सफलता से लागू हो चुके हैं। राष्ट्रीय नीति पूरी तरह से काम कर रही है। आज 9 प्रोविंसेस के राज्यपाल अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। 4 महीने के परिश्रम के बाद राज्यपालों के नेतृत्व में, काउंटी मैजिस्ट्रेट्स के सहयोग से
और विभिन्न सेना छावनियों के कमांडर्स की मदद से पूरे साम्राज्य की जमीन वापस लेने की नीति अब पूरी तरह स्थिर हो चुकी है। आज की तारीख तक किन के टाइटलधारी योद्धाओं और मेरिटोरियस अधिकारियों को दी गई जमीन को छोड़कर बाकी सारी जमीन राज्य की संपत्ति घोषित हो चुकी है। ये जमीन कभी भी आम जनता को बांटी जा सकती है। ल्यू बुवे आगे बढ़े और बुलंद आवाज में रिपोर्ट पेश की। फिर ली सी आगे आए। महाराज, क्राउन प्रिंस महोदय, इन 4 महीनों के दौरान जब जमीन वापस ली जा रही थी, कई जमींदार नोबल्स ने घातक इरादे पाल लिए और अपने लोग इकट्ठा करके बगावत की। 9 प्रोविंसेस के 36 काउंटीज में किन के मूल क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सब जगह नोबल्स ने विद्रोह किया। इसमें 1 लाख से अधिक लोग शामिल थे, जिनमें नोबल्स और उनके रिटेनर्स दोनों थे। लेकिन क्राउन प्रिंस के पहले के फरमान के कारण, जिसमें पूरे देश से प्राइवेट हथियार जब्त कर लिए गए थे, इन नोबल्स के पास अपनी सेना को हथियार देने का कोई साधन नहीं था। वो किन की एलीट सेना का सामना कर ही नहीं पाए। इसके अलावा जैसे ही आम जनता को नोबल्स की बगावत का पता चला, कई जगहों पर लोगों ने खुद संगठित होकर सरकार की मदद की। इसका परिणाम ये है कि 9 प्रोविंसेस की सारी जेलें अब भरी हुई हैं। किन के कानून के अनुसार कई नोबल्स जो बगावत में शामिल थे, अभी तक उनका अंतिम फैसला बाकी है। हम महाराज और क्राउन प्रिंस के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज़ाओ फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, देशद्रोह और बगावत माफ़ी के लायक अपराध नहीं है। मेरा फरमान जारी करो। जो मुख्य दोषी हैं, उन्हें अंग भंग यानी डिसमेंबरमेंट की सज़ा दी जाए। जो साथी दोषी हैं, पुरुषों को जीवन भर के लिए दास बनाया जाए। उनसे कठोर मजदूरी करवाई जाए, मौत तक। स्त्रियों को वेश्यालयों में दासत्व दिया जाए और वे योग्य अधिकारियों और सैनिकों को इनाम के रूप में बांटी जाएं। बगावत से जुड़े सब लोग इसी दंड के भागी होंगे। ज़ाओ फेंग के चेहरे पर एक पल के लिए भी दया नहीं थी। राज्य की बागडोर हाथ में लिए हुए उसे दया दिखाने का कोई कारण नजर नहीं आता था। आखिरकार ये लोग महान किन को गिराना चाहते थे। आपके सेवक आदेश का पालन करेंगे। ली सी ने तुरंत झुककर फरमान स्वीकार किया। फिर हान फी आगे आए। महाराज, क्राउन प्रिंस महोदय, कल सीमा के जनरल से एक रिपोर्ट आई है। टुअन राज्य ने शादी के लिए एक राजकुमारी तैयार कर ली है। वो किसी भी समय किन भेजी जा सकती है। इंग झेंग ने बिना किसी रुचि के कहा, सिर्फ एक छोटे राज्य की राजकुमारी ही तो है। सीमा पर 10,000 सैनिकों के कमांडर को भेजो, वही उसे एस्कॉर्ट करके ले आए। समझ गया। हान फी ने सर हिलाया। ज़ाओ फेंग ने दरबार पर नज़र दौड़ाई और हल्का सा मुस्कुराया। इस राष्ट्रीय नीति का लागू होना पूरी तरह सफल रहा है। आप सब मंत्रियों ने किन के लिए बड़ी सेवा की है। मैंने पहले भी कहा था, जो कोई किन की समृद्धि में योगदान देगा, उसे सिर्फ धन दौलत ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं बड़ा इनाम मिलेगा। और आज उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। चैप्टर 318। ज़ाओ फेंग। पिता, मेरे पास एक तरीका है। जब तक देश खड़ा है, आप अमर रहेंगे। एक हाथ हिलाते ही हेवनली प्रोफाउंड मिरर प्रकट हो गया। ज़ाओ फेंग की आवाज़ शांत पर गंभीर थी। शाही दरबार के सभी अधिकारियों, 9 प्रोविंसेस के गवर्नर्स और 36 कमांडरीज के प्रीफेक्ट्स के लिए मैं मार्शल डाओ प्रोफाउंड आर्ट लेवल 1 प्रदान करता हूँ। मैं मार्शल डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स की एक बोतल देता हूँ। मैं कल्टिवेशन स्पेस का अधिकार देता हूँ और मैं 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स प्रदान करता हूँ। ज़ाओ फम ने धीरे धीरे कहा। जैसे ही उसकी इच्छा चली, शाही दरबार के सभी अधिकारी
9 प्रोविंसेस के गवर्नर्स और 36 कमांडरीज के प्रीफेक्ट्स, सभी को तुरंत उसके वरदान मिल गए। ज़ाओ फेंग के शब्द खत्म होते ही सभी अधिकारियों के चेहरों पर खुशी चमक उठी। उन्हें साफ महसूस हो रहा था, उनके हेवनली प्रोफाउंड मिरर्स के अंदर नए टेक्निक्स और पिल्स प्रकट हो चुके थे। हम महाराज और क्राउन प्रिंस की महाकृपा के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। पूरा दरबार एक साथ झुक गया। सबके दिल उत्साह और रोमांच से भरे हुए थे। ज़ाओ फेंग ने आगे कहा, मंत्रियों, मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ। दुनिया विशाल है और आकाश अनंत है। अपनी दृष्टि को सिर्फ धन दौलत तक सीमित मत करो, नहीं शक्ति की लालसा में अंधे हो जाओ। महान किन का मार्ग लंबा है और तुम सब के सफ़र भी अभी शुरू हुए हैं। तुम सबको कल्टीवेशन टेक्निक्स मिल चुकी हैं। अब तुम मार्शल डाओ के मार्ग पर चल सकते हो। लेकिन याद रखना, कल्टीवेशन सिर्फ प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती, उसके लिए लगन और धैर्य भी चाहिए। मैं आशा करता हूँ भविष्य में तुम सब महान किन की गति के साथ कदम मिला पाओगे। कल्टीवेशन का मार्ग, ये हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अगर इतना सरल होता तो दुनिया अनगिनत सुप्रीम एक्सपर्ट से भरी होती। प्रतिभा की सीमा, रिसोर्सेज की कमी और स्वर्ग और धरती के बीच की अदृश्य दीवारें, यही सब चीज़ें कल्टीवेशन की कठिनाई तय करती हैं। हम क्राउन प्रिंस की शिक्षा को याद रखेंगे, सभी अधिकारी एक सुर में बोले। अच्छा, ज़ाओ फेंग ने सिर हिलाया। अब जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी स्थापित हो चुकी है, ज़ाओ फेंग ने आगे कहा, अगला कदम है हेवनली प्रोफाउंड मिरर को आम जनता तक पहुंचाना। इस पर तुम लोगों के क्या सुझाव हैं? कुछ पलों के बाद हान फे आगे आए। क्राउन प्रिंस, हान फे ने विनम्रता से कहा, आपके फरमान के अनुसार महान किन के सभी अधिकारियों को, उच्च मंत्री से लेकर गांव के मुखिया तक, हेवनली प्रोफाउंड मिरर मिल चुका है। अगर इसे आम जनता में बांटना है तो हम इसे गांव प्रमुखों, काउंटी ऑफिसेज, प्रीफेक्चरल और प्रोविंशियल सरकारों के जरिए कर सकते हैं। हाउसहोल्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को वेरिफिकेशन के रूप में यूज़ करके हर नागरिक अपना हेवनली प्रोफाउंड मिरर प्राप्त कर सकेगा। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है या जिनकी पहचान संदिग्ध है, उन्हें मिरर प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके जांच के लिए अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि हेवनली प्रोफाउंड मिरर निर्वासित नोबल्स, हारे हुए राज्यों के अवशेषों या विदेशी जासूसों के हाथ न लगे। ज़ाओ फेंग ने संतोष से सिर हिलाया। हकीकत ये थी, हेवनली प्रोफाउंड मिरर एक दिव्य वस्तु थी। मुख्य मिरर से निकला हर एक सब मिरर सिर्फ ज़ाओ फेंग की अनुमति से ही काम करता था। चाहे कोई विदेशी जासूस इसे हासिल भी कर ले, जैसे ही वो इसका उपयोग करता, ज़ाओ फेंग को तुरंत उसकी स्थिति का पता चल जाता। अंत में शत्रु जासूस के हाथ मिरर लगना सिर्फ उसकी बर्बादी का कारण बनता। बहुत अच्छा, ज़ाओ फेंग ने आदेश दिया। इस योजना को पूरी तरह लागू करो। जब महान किन के सभी नागरिकों को हेवनली प्रोफाउंड मिरर मिल जाए, तब हम कंट्रीब्यूशन पॉइंट सिस्टम को आधिकारिक रूप से शुरू करेंगे। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और किन मुद्रा के बीच कन्वर्जन भी शुरू होगी। हम क्राउन प्रिंस के आदेश का पालन करेंगे, हान फे ने तुरंत कहा। तभी शियाओ हे आगे बढ़े। महाराज, क्राउन प्रिंस, शियाओ हे ने कहा, सूजो से एक माइनिंग ऑफिशियल की रिपोर्ट आई है। आयरन माइन की खुदाई के दौरान उन्होंने एक अलग प्रकार की मिनरल वेन खोज ली है। उस वेन से निकले कुछ पत्थर रोशनी छोड़ते हैं।
माइनिंग ऑफिशियल में एक सैंपल आपके दोनों के दर्शन के लिए भेजा है, कहते हुए शियाओ हे ने एक बॉक्स उठाया और ध्यान से खोला। बॉक्स के अंदर कुछ पत्थर थे जो हल्की सफ़ेद रोशनी से चमक रहे थे। जैसे ही जाओ फेंग ने उन्हें देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और वो जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, ये तो सच में स्वर्ग का वरदान है महान किन के लिए। स्पिरिट स्टोन्स, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। महान किन की धरती पर इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा है तो स्पिरिट स्टोन माइंस का होना अवश्यम भावी था। जाओ फेंग की खुशी देखकर यिंग झेंग मुस्कुराया। फिंगर, क्या ये पत्थर कोई खास खजाना है? जाओ फेंग हंस पड़ा। उसने हाथ उठाया और बॉक्स हवा में उठकर धीरे से उसके हाथ में आ गया। दरबार के सभी अधिकारी हैरानी और श्रद्धा से देखते रह गए। वो जानते थे कि क्राउन प्रिंस के पास दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन जब भी वो उन्हें दिखाता, उनके दिल में गहरा सम्मान और भय पैदा हो जाता। सचमुच अमरों के तरीके असाधारण होते हैं। इस पत्थर को स्पिरिट स्टोन कहते हैं, जाओ फेंग ने समझाया। इसका उपयोग क्या है? यिंग झेंग ने पूछा। जाओ फेंग मुस्कुराया। पिता, आप कुछ समय से शांति एनरेम में हैं। जरूर आपने दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की होगी। बिल्कुल, यिंग झेंग ने सिर हिलाया। शांति एनरेम में प्रवेश के बाद वो स्वर्ग और धरती की ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रहा था। स्पिरिट स्टोन्स स्वर्ग और धरती की ऊर्जा से जमकर बनते हैं, जाओ फेंग ने कहा। इनमें शुद्ध और संगीन आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। अगर कोई इनका उपयोग करके कल्टीवेशन करे तो उसकी प्रगति बहुत तेजी से होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जाओ फेंग की आवाज़ गंभीर हो गई। स्पिरिट स्टोन्स के साथ हमें अब हेवनली प्रोफाउंड मिरर के कल्टीवेशन स्पेस की ऊर्जा खपत की चिंता नहीं रहेगी। जब तक हमारे पास काफ़ी स्पिरिट स्टोन्स होंगे, भविष्य में महान किन का हर नागरिक हेवनली प्रोफाउंड मिरर के स्पेस में कल्टीवेशन कर सकेगा। ये पूरा खेल बदलने वाला था। ऑल्दो जाओ फेंग ने कुछ लोगों को पहले ही कल्टीवेशन स्पेस का एक्सेस दे दिया था, लेकिन उस स्पेस को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो सीधा जाओ फेंग के अपने स्पिरिट स्टोन्स के रिजर्व से आ रही थी। हर बार कल्टीवेशन स्पेस का यूज़ होने पर उसके स्पिरिट स्टोन्स लगातार खर्च हो जाते। चाहे उसके पास स्पिरिट स्टोन्स का बड़ा भंडार था, फिर भी ये चीज़ ज़्यादा टाइम तक सस्टेनेबल नहीं थी। इसी वजह से मार्शल कल्टीवेशन को फिलहाल सिर्फ आर्मी के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था। कल्टीवेशन स्पेस को अभी तक आमतौर पर सबके लिए ओपन नहीं किया गया था। आज के दिन सिर्फ हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स, प्रोविंसेस के गवर्नर्स और कमांड्री के प्रीफेक्ट्स को ही कल्टीवेशन स्पेस का एक्सेस दिया गया था, और वो भी ग्रेट किन के लिए उनके योगदान के रिवॉर्ड के रूप में। ये स्पिरिट स्टोन्स इतनी शक्ति रखते हैं? यिंग झेंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। कल्टीवेशन का रास्ता अपनाने के बाद से वो पूरी तरह जाओ फेंग द्वारा दिए गए पिल्स पर ही निर्भर था। लेकिन स्पिरिट स्टोन्स, ये उसके लिए बिल्कुल नया रिसोर्स था। इस माइन का साइज डिटर्मिन हो चुका है? जाओ फेंग ने तुरंत शियाओ हे से पूछा। क्राउन प्रिंस, शियाओ हे ने जवाब दिया, ये मिनरल वेन सिर्फ थोड़ी सी स्पिरिट स्टोन से भरी नहीं है, यहाँ तो हर जगह स्पिरिट स्टोन्स हैं। बहुत बढ़िया, जाओ फेंग खुलकर हंस पड़ा। बिना एक पल भी गवाए उसने तुरंत एक फरमान जारी कर दिया। इस दिन से ग्रेट किन के हर क्षेत्र में स्पिरिट स्टोन माइंस की पूरी तरह से तलाश की जाए। स्पिरिट स्टोन्स के लिए एक स्पेशल माइनिंग फोर्स बनाई जाए। जो भी स्पिरिट स्टोन्स निकाली जाएंगी, उन्हें तुरंत हेवनली प्रोफाउंड मिरर के सिस्टम में अब्जॉर्ब किया जाए। साथ ही उसकी आवाज़ कठोर हो गई। ग्रेट किन की सीमा के अंदर मौजूद सारी स्पिरिट स्टोन माइंस राज्य की संपत्ति होंगी।
अगर कोई माइन मिलती है तो तुरंत रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति स्पिरिट स्टोन माइन ढूंढकर सरकार को बताएगा, उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स का इनाम मिलेगा। लेकिन ज़ाओ फेंग की आंखों में ठंडक आ गई। लेकिन जो कोई छुपा कर रखे या प्राइवेट माइनिंग करे, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। स्पिरिट स्टोन माइन की खोज ग्रेट किन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्पिरिट स्टोन्स के साथ अगर त्यांगस्वान मिरर का कल्टीवेशन स्पेस पूरी तरह एक्टिवेट हो गया तो ग्रेट किन सीधा मार्शल डाओ के युग में प्रवेश कर जाएगा, बाकी सबसे काफ़ी पहले। ये आदेश मैं स्वीकार करता हूँ, श्याओ हे ने तुरंत कहा। अच्छा, ज़ाओ फेंग ने सिर हिलाया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी वक्त चेनपिंग आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, योर मैजेस्टी, योर हाइनेस, कंपोजिट स्ट्रॉन्ग बो, कंपोजिट स्ट्रॉन्ग क्रॉस बो, कंपोजिट रिपीटिंग क्रॉस बो, मोडाओ और हैवी आर्मर, सभी का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इनका निरीक्षण करें, लेकिन इनकी असली शक्ति दिखाने के लिए हमें किसी और जगह जाना होगा। सिंस ये फेंग का डिज़ाइन है, यिंगज़ेंग हंसकर बोले, तो निश्चित ही ये ग्रेट किन के अनोखे डिवाइन वेपन्स होंगे। मंत्रियों, चलो सब मिलकर देखते हैं। यिंगज़ेंग अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। ज़ाओ फेंग बस मुस्कुराया, कुछ कहा नहीं। ग्रेट किन डिवाइन कॉन्टिनेंट बदल रहा था, और जब दुनिया बदलती है तो हथियार भी बदलने पड़ते हैं। ज़्यादा शक्तिशाली वेपन्स का मतलब बैटलफील्ड पर कम कैजुअल्टीज। इसमें हिचकिचाने की कोई वजह नहीं थी। कोर्ट हॉल के बाहर एक विशाल मैदान तैयार था। दूर दूर तक टारगेट्स लगे थे। दर्जनों इंपीरियल गार्ड्स सीधे खड़े थे, सबके हाथों में नए हथियार। योर मैजेस्टी, योर हाइनेस, चेनपिंग ने एक गार्ड की तरफ इशारा किया। यह है कंपोजिट स्ट्रॉन्ग बो, इसकी ताकत दिखाओ। यिंगज़ेंग मुस्कुराए। जी योर मैजेस्टी। 2 गार्ड आगे बढ़े। एक के हाथ में नया कंपोजिट बो, दूसरे के हाथ में पुराना किन बो। दोनों टारगेट से 10 झांग की दूरी पर खड़े हुए। दोनों ने तीर चढ़ाकर बो खींचा। कंपोजिट बो के मैकेनिकल स्ट्रक्चर ने उसकी शक्ति को और भी बढ़ा दिया। वूश! 2 तीर एक साथ उड़े। कंपोजिट बो का तीर पहले टारगेट पर लगा। धाम! पूरा टारगेट चूर-चूर हो गया। किन बो का तीर भी बुलजाय पर लगा, लेकिन टारगेट खड़ा ही रहा। एक नज़र में ही फर्क साफ था। ये बो बेहद ज्यादा शक्तिशाली है। क्राउन प्रिंस वाकई कमाल के हैं। मार्शल डाओ ही नहीं, मिलिट्री वेपन्स में भी इतनी गहरी समझ। एक तीर में टारगेट तबाह। मंत्री हैरानी से भर गए। बुरा नहीं, यिंगज़ेंग ने संतुष्टि से कहा। आगे बढ़ो। इसके बाद कंपोजिट स्ट्रॉन्ग क्रॉसबो, कंपोजिट रिपीटिंग क्रॉसबो, मोडाओ और हैवी आर्मर सब एक एक करके दिखाए गए। खासकर हैवी आर्मर, न तलवार काट पाई न तीर घुस पाया। सच में बैटलफील्ड का अल्टीमेट डिफेंस। फेंग, तुम्हारे बनाए हुए ये हथियार सच में डिवाइन हैं। जब पूरी सेना में लागू होंगे तो ग्रेट किन की मिलिट्री पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यिंगज़ेंग ने प्रशंसा की। मजबूत सेना सिर्फ मार्शल डाओ से नहीं, बेहतर वेपन से भी बनती है, ज़ाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चेनपिंग की तरफ मुड़कर बोला, इन सब का फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू करो। जितनी जल्दी हो सके पूरी आर्मी तक पहुंचाओ। जी, चेनपिंग ने तुरंत आदेश माना। कोर्ट सेशन खत्म हो चुका था। ग्रैंड हॉल की सीढ़ियों पर यिंगज़ेंग और ज़ाओ फेंग साथ खड़े थे। अगर मुझे पहले से दुनिया की असली सच्चाई का पता ना होता तो शायद मैं इन हथियारों से इतना प्रभावित ना होता। इन डिवाइन वेपन्स के साथ ग्रेट किन की सेना और मजबूत होगी। डिवाइन कॉन्टिनेंट स्थिर होगा और फिर हम बाहर की दुनिया की तरफ बढ़ सकेंगे। उसकी आंखों में भविष्य का सपना चमक रहा था। दुनिया बहुत बड़ी है और ये ग्रेट किन के लिए ही है। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया।
लेकिन अब डिवाइन कॉन्टिनेंट एक हो चुका है और प्रजा एक ही सभ्यता की है, तो सब कुछ मेरी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ हो गया है। अब मैं अपनी योजना का अगला चरण शुरू कर सकता हूँ। अगला चरण? यिंगज़ेंग ने पूछा। पिताजी, ज़ाओ फेंग ने धीरे से कहा, ये मार्शल डाओ का रास्ता नहीं है, ये है डाओ ऑफ नेशनल फेट। अपने आप को भट्टी बनाना और राष्ट्र को भाग्य। व्यक्ति राष्ट्र के भाग्य से जुड़ जाता है। जब तक देश खड़ा है, तब तक व्यक्ति अमर रहेगा। जब राष्ट्र का भाग्य बढ़ता है, तब व्यक्ति और शक्तिशाली होता जाता है। क्या आप ये रास्ता अपनाना चाहेंगे? मतलब अगर देश नहीं गिरा, तो व्यक्ति नहीं मरेगा। यिंगज़ेंग की आंखें चमक उठीं। अगर ग्रेट किन कभी न गिरा, तो क्या ये अमरता नहीं होगी? बिल्कुल, ज़ाओ फेंग ने सिर हिलाया। थोड़ी देर सोचने के बाद यिंगज़ेंग बोला, ये विधि बेहद शक्तिशाली है। फेंग, तुम्हें ही इससे कल्टीवेट करना चाहिए। पिताजी, ज़ाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा, ये रास्ता सच में भयानक शक्तिशाली है। राष्ट्र जितना मजबूत, व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली। ग्रेट किन के करंट नेशनल फेट के साथ अगर आप इसे पूरी तरह कंट्रोल कर लें, तो एक सच्चा इंसान भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। लेकिन ये रास्ता राष्ट्र से बंधा हुआ है। मैं यहाँ हूँ और ग्रेट किन को गिरने कभी नहीं दूंगा। पर ये मेरा रास्ता नहीं है। तो तुम सिर्फ मार्शल डाओ ही फॉलो करना चाहते हो? यिंगज़ेंग ने पूछा। ज़ाओ फेंग ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। ज़ाओ फेंग ने धीरे से सर हिलाया। उसके चेहरे पर गहरी सोच की रेखा उभर आई। इस दुनिया में कल्टीवेशन के कई रास्ते हैं, ज़ाओ फेंग ने कहा, लेकिन मार्शल डाओ अमर बनने का रास्ता नहीं है। ये एक बिल्कुल नया कल्टीवेशन सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जो इस दुनिया में पहले कभी मौजूद नहीं था। राष्ट्र की महाभाग्य शक्ति को संग्रह करने के लिए पहले उस भार को सहने जितनी शक्ति होनी चाहिए। मैं भी डाओ ऑफ नेशनल फेट कल्टीवेट कर सकता हूँ, ज़ाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा, लेकिन ये मेरा मेन रास्ता नहीं होगा। ये सिर्फ मेरा ऑक्सिलरी पाथ होगा। डाओ ऑफ नेशनल फेट के जरिए मैं डाओ ऑफ ह्यूमैनिटी को गढ़ूंगा। अगर ये सफल हो गया तो मैं ह्यूमन पाथ का शासक बन जाऊंगा और ट्रांसेंडेंस हासिल कर लूंगा। ज़ाओ फेंग की आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। ज़ाओ फेंग के मन में अपनी कल्टीवेशन जर्नी का पूरा नक्शा पहले ही तैयार था। मार्शल डाओ को छोड़ना ये कभी संभव नहीं था। वो मार्शल आर्ट जो ज़ाओ फेंग कल्टीवेट करता था, सिर्फ उसकी शक्ति नहीं बढ़ाती थी, बल्कि फॉर्च्यून की शक्ति को भी खींच कर लाती थी, जिससे उसकी कल्टीवेशन और तेज़ हो जाती थी। और जहाँ तक बात थी सेक्रेड कॉर्ड बनाने की, वो एक शुद्ध फॉर्च्यून बेस्ड कल्टीवेशन मेथड थी। इस टेक्निक के ज़रिए ज़ाओ फेंग ग्रेट किन की फॉर्च्यून को इकट्ठा कर सकता था, उसे नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वो खुद को राष्ट्र का पूरा वेसल नहीं बनाना चाहता था। अपनी किस्मत को पूरी तरह राज्य के भाग्य से बांधना, ये उसकी इच्छा नहीं थी। ज़ाओ फेंग का इरादा था इस विशाल फॉर्च्यून को इस्तेमाल करना। जैसे जैसे ग्रेट किन मजबूत होता जाए, जैसे जैसे उसका विस्तार हो, ज़ाओ फेंग चाहता था कि एक दिन वो मॉर्टल वर्ल्ड की फॉर्च्यून को इकट्ठा करके पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी को दोबारा जिंदा करे। अगर वो सफल हो गया तो वो ह्यूमन पाथ की अथॉरिटी छीन सकता था। 3 महापाथ, हेवन, अर्थ, ह्यूमैनिटी, यही प्राइमोर्डियल एरा की नींव थे। अगर ये दुनिया सच में एक प्राइमोर्डियल वर्ल्ड थी, तो वर्तमान स्थिति साफ थी। हेवनली पाथ सर्वशक्तिमान था, जबकि ह्यूमन पाथ और अर्थली पाथ अभी निद्रा में थे। अगर ज़ाओ फेंग सच में इस दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता था, तो उसे गुईगुजी की बात याद रखनी ही थी। अर्थली इंसेन रेल्म पहले ही एक डिमोनिक अबिस बन चुका था।
वहाँ जीव सिर्फ ब्लड सैक्रिफाइसेस थे। जिंदगी का कोई मूल्य नहीं था, सब सिर्फ शिकार थे। ज़ाओफेंग ने अंदाज़ा लगा लिया कि इस दुनिया पर कभी एक भयानक महाविपत्ति आई थी, और ये कोई आम तबाही नहीं थी। अपनी जिंदा रहने के लिए, अपने परिवार के लिए ज़ाओफेंग को हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। तुम जो कह रहे हो, इयेंग झेंग ने कहा, वो कई बातें अभी भी मेरी समझ से बाहर हैं, लेकिन जब तुमने फैसला कर लिया है तो वही करो जो तुम्हें सही लगता है। तुम्हारा पिता तुम्हारा साथ देगा। इयेंग झेंग मुस्कुराया। राजनीति और शासन में शायद ज़ाओफेंग अभी उसके बराबर नहीं था, लेकिन कल्टीवेशन, दुनिया की समझ और भविष्य के रास्ते को देखने में इयेंग झेंग जानता था कि वो ज़ाओफेंग से काफ़ी पीछे है। इसलिए उसके पास एक ही विकल्प था, पूरा समर्थन देना। बहुत अच्छा, ज़ाओफेंग ने कहा। कुछ दिनों में मैं ग्रेट किन की फॉर्च्यून को इकट्ठा करना शुरू करूंगा, उसे एक नेशनल फॉर्च्यून में बदल दूंगा। उस समय पिताजी, आप डाओ ऑफ नेशनल फॉर्च्यून कल्टीवेट कर सकेंगे। आप अपनी डिवाइन सोल को रिफाइन करेंगे, राष्ट्रीय फॉर्च्यून को अपने शरीर में समाकर और पूरी तरह से देश के साथ एक हो जाएंगे। इसके अलावा, ज़ाओफेंग मुस्कुराया, जब फॉर्च्यून डायनेस्टी स्थापित हो जाएगी तो ग्रेट किन के मंत्री भी डाओ ऑफ मिनिस्टीरियल फॉर्च्यून कल्टीवेट कर सकेंगे। युद्ध के समय वो भी राष्ट्रीय फॉर्च्यून की शक्ति का उपयोग कर पाएंगे। जिनकी डिवाइन सोल जितनी मजबूत होगी, वो उतनी ही ज्यादा फॉर्च्यून नियंत्रित कर सकेंगे और उनकी शक्ति उतनी बढ़ेगी। अच्छा, इयेंग झेंग ने सर हिलाया। राष्ट्रीय फॉर्च्यून इकट्ठा करने के लिए और क्या चाहिए? उसने पूछा। लोगों की मान्यता, ज़ाओफेंग ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया। जितना ज्यादा लोग ग्रेट किन को स्वीकार करेंगे, उतनी ज्यादा फॉर्च्यून में इकट्ठा कर पाऊंगा। लेकिन अगर लोग ग्रेट किन को नहीं मानते, ज़ाओफेंग ने आगे कहा, तो उनकी फॉर्च्यून राष्ट्रीय फॉर्च्यून में शामिल नहीं हो सकती। ये सुनकर इयेंग झेंग मुस्कुराया। तो ऐसा करते हैं, जमीन वितरण का फरमान 5 दिन के लिए और टाल देते हैं। जैसे ही जमीन लोगों को मिले भी, उनके मन में ग्रेट किन के लिए आभार और विश्वास आसमान छू लेगा। तब राष्ट्रीय मान्यता अपनी चोटी पर होगी। इयेंग झेंग ने तुरंत फैसला कर लिया। जी। इस बात पर ज़ाओफेंग को अचानक समझ आया कि ये फैसला सच में बेहद बुद्धिमान है। अब तुम आराम करो, इयेंग झेंग ने कहा। ये सब मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है, ज़ाओफेंग मुस्कुराते हुए कहा। 5 दिन बाद मैं महल वापस आऊंगा। ये कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया। चाहे वो अब ग्राउंड प्रिंस बन चुका था, फिर भी उसने महल के अंदर रहना नहीं चुना। उसे अपनी जागीर की आज़ादी ज़्यादा पसंद थी, जहां वो बिना रोक टोक के अपने काम कर सकता था। ट्वैन की राजधानी। एक छोटे राज्य की राजधानी होने के कारण ये शहर ग्रेट किन के किसी एक प्रोविंशियल कैपिटल के सामने भी फीका पड़ता था। योर मैजेस्टी, किन से संदेश आया है। सीमा खोल दी गई है। हमारी डेलीगेशन प्रिंसेस को बॉर्डर तक लेकर जाएगी, जहां किन के दूत उसे विवाह के लिए स्वीकार करेंगे। एक दरबारी अधिकारी ने ये खबर किंग ट्वैन को दी, जो अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। किंग ट्वैन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दुख के साथ साथ थोड़ी सी राहत भी थी। तैयारियां शुरू करो। राजधानी से सीमा तक का सफ़र 4 दिन में पूरा हो जाएगा। जी, आज्ञा। शादी के मामले का जिम्मेदार मंत्री तुरंत झुककर निकल गया। उसी पल, योर मैजेस्टी, क्या हमें सच में प्रिंसेस को किन के साथ विवाह के लिए भेजना होगा? क्या ट्वैन सच में किन से इतना डरता है? ये कहकर एक योद्धा आगे बढ़ा, जिन फेंग। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। ये सुनकर किंग ट्वैन ने मजबूर सी मुस्कान दी। जनरल जिन, मुझे तुम्हारे और यीशु के बीच के जज्बात का पता है।
सच कहूं तो पहले मेरा इरादा था कि मैं यीशु का विवाह तुमसे ही करवाऊं, लेकिन अब उसकी आवाज़ भारी हो गई। हमारी सीमा पर किन जैसा महान साम्राज्य खड़ा है। सेंट्रल प्लेन्स के बाकी सब राज्य किन के हाथों गिर चुके हैं। सिर्फ हमारी शक्ति से किन का विरोध करना ये संभव नहीं है। ट्वैन के लोगों के लिए कोई भी बलिदान ज्यादा बड़ा नहीं है। जिनफेंग ने मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में अस्वीकार और पीड़ा साफ थी। योर मैजेस्टी, ट्वैन चाहे छोटा हो, लेकिन हमारे पास 2 लाख योद्धा हैं, सब अनुभव से भरे हैं। हम कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हम अन्य राज्यों और कबीलों के साथ मिलकर किन का सामना कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी शांति के लिए प्रिंसेस का बलिदान ये सही रास्ता नहीं है, उसने दांत भींचकर कहा। काफी समय से वो प्रिंसेस यीशु को अपनी मान चुका था और अब उसे चुपचाप देखना पड़ रहा था जब वो किन के क्राउन प्रिंस की पत्नी बनने जा रही थी। ये बात वो कैसे बर्दाश्त करता? बस, किंग ट्वैन ने कठोर स्वर में कहा, फैसला हो चुका है, इसे बदला नहीं जा सकता। ये सब ट्वैन के भविष्य के लिए है। तुम्हारे विवाह के लिए मैं किसी और को चुन लूंगा। अब जाओ। हाथ हिलाकर किंग ट्वैन ने इस विषय पर और बात करने से इनकार कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। चैप्टर 319 ची लख का संग्रह, टोटम्स का उदय, राष्ट्रीय भाग्य का जन्म। थुआन, जनरल का निवास। जनरल, सब भाई इकट्ठा हो चुके हैं, बस आपके आदेश का इंतजार है। हम कभी भी एक्शन ले सकते हैं। एक कमांडर ने आगे बढ़कर जिनफेंग को रिपोर्ट दी। जिनफेंग ने सर उठाया और अपने सामने खड़े विश्वासी सैनिकों को देखा। प्रिंसेस मेरी जिंदगी का प्यार है। उसकी आवाज़ गहरी और कठोर थी। मैं चुपचाप खड़ा रहकर उसे किन में ब्याहते हुए नहीं देख सकता। भाइयों, तुम लोग कई सालों से मेरे साथ हो, इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। बस इतना याद रखो, अगर तुम मेरी मदद करोगे और प्रिंसेस को बचा लोगे तो मैं तुम्हें कभी नुकसान में नहीं छोड़ूंगा। जिनफेंग की आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। हम जनरल के लिए जान देने को तैयार हैं। सबने एक साथ घुटनों पर बैठकर कसम खाई। याद रखना, जिनफेंग ने गंभीर स्वर में कहा, ये ऑपरेशन थुआन की तरफ से नहीं होगा। तुम अपनी पहचान किसी के सामने नहीं लाओगे। काम हो जाने के बाद तुरंत गोगुरियों की तरफ भाग जाना। तुम्हारा भविष्य मैं संभाल लूंगा और तुम्हारे परिवार, उनके लिए भी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम समझ गए। सबने एक साथ सर हिलाया। ये प्रिंसेस की शादी का रास्ता है। जिनफेंग ने उनके हाथ में एक नक्शा थमा दिया। किन की सेना थुआन की सीमा के अंदर 20 मील तक आएगी, वहीं पे ब्राइड का हैंडओवर होगा। जैसे ही किन शादी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेगा, उसी पल वार करना। जनरल, एक सैनिक थोड़ा हिचकिचाया। एक बात समझ में नहीं आ रही। कहो, जिनफेंग ने कहा। थुआन के अंदर ही हमला क्यों नहीं करते? सुनने में आया है किन की सेना बहुत भयानक होती है। हमारे भाई मजबूत योद्धा हैं, लेकिन हमें नहीं पता कितने किन के सैनिक आ रहे हैं। अगर हम फेल हो गए तो? सैनिक ने अपनी शंका रख दी। जिनफेंग की आंखें ठंडी पड़ गईं। अगर हम थुआन के अंदर हमला करते हैं तो इसका बोझ पूरा राज्य उठाएगा। किन इसी बात को बहाना बनाकर हम पर चढ़ दौड़ेगा और तब थुआन के लिए तबाही निश्चित है।
किन ने पहले ही संदेश भेज दिया है। सिर्फ 1000 सैनिक प्रिंसेस को लेने आ रहे हैं। मैंने इस मिशन के लिए 3000 एलीट योद्धा इकट्ठा किए हैं। उन्हें मिटाने के लिए ये बिल्कुल काफी है। जिन फेंग की आवाज में कोई संदेह नहीं था। अब समझ आया। सैनिक ने सर झुका दिया। याद रखना, जिन फेंग की आवाज और भी कठोर हो गई। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। किन के सैनिकों को पूरी तरह से मिटा देना। और सच को छुपाने के लिए प्रिंसेस के बराबर उम्र की एक लड़की ढूंढो और उसे पहाड़ से गिरा दो। इस तरह किन को अपना नुकसान चुपचाप झेलना पड़ेगा। जिन फेंग ने ठंडी हंसी हंसी। हम समझ गए। सबने एक साथ जवाब दिया, जाओ। हाथ हिलाकर जिन फेंग ने उन्हें विदा किया। जैसे ही वो चले गए, जिन फेंग की आंखों में गहरी नफरत चमक उठी। किन, तुमने थुआन का खजाना निचोड़ लिया और हमें अपनी प्रिंसेस भेजने पर मजबूर कर दिया। ये बदला मैं याद रखूंगा। आज के लिए मैं सह रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं थुआन की सेना लेकर तुम्हारी जमीन पर चढ़ाई करूंगा। तब तुम्हें भी पता चलेगा जमीन छोड़ने और हराज देने का दर्द क्या होता है। जिन फेंग के दिल में किन के लिए सिर्फ घृणा थी। किन की सीमा से 20 मील दूर थुआन की जमीन पर 1000 काले कवच पहने घुड़सवार एकदम सजे हुए खड़े थे। उनके आगे खड़ा था नॉर्दर्न फ्रंटियर आर्मी का एक कमांडिंग ऑफिसर, जनरल ली मू के अधीन। उसका नाम था हान शिन। जब ली मू मॉर्टल वर्ल्ड में वापस कदम रखा तो जाओ फेंग ने उसे यिंग ज़ेंग से मिलवाया। उसकी क्षमता देखकर ली मू को तुरंत बड़े पद पर नियुक्त कर दिया गया। आज ली मू के अधीन 2 लाख सैनिक थे जो डोंगहू के खिलाफ पूर्वी सीमा पर तैनात थे। वहीं मेंग वू 2 लाख सैनिकों के साथ श्योंगनू की तरफ से रक्षा कर रहा था। पद के मामले में ली मू एक सीनियर जनरल था, लेकिन उसकी सेना एक अलग ही इंडिपेंडेंट फोर्स बन चुकी थी। जैसे जैसे वो किन के सैन्य तंत्र से और परिचित होता जा रहा था, ग्रैंड जनरल ऑफ किन बनना सिर्फ समय की बात थी। किन के टॉप कमांडर्स में से किसी को भी उसकी क्षमता पर शक नहीं था। जनरल, थुआन की शादी का कॉन्वॉय आ रहा है। एक बॉडीगार्ड ने हान शिन को रिपोर्ट दी। समझ गया। हान शिन ने सर हिलाया और सामने देखा। दूर थुआन के कई हजार सैनिक दर्जनों रथों को सुरक्षा देते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो नजदीक आए, हान शिन घोड़े पर आगे बढ़ा। मैं हान शिन हूं, किन के नॉर्दर्न फ्रंटियर आर्मी का कमांडर, जनरल ली मू के अधीन। मैं आदेश के अनुसार दुल्हन को लेने आया हूं। उसने थुआन के कॉन्वॉय के नेता से कहा। मैं जिनशी हूं, थुआन के रॉयल गार्ड्स का कमांडर। मुझे हमारे राजा ने प्रिंसेस को सुरक्षित पहुंचाने का आदेश दिया है। किन की सेना के सामने वो घमंड दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। प्रिंसेस कहाँ है? हान शिन ने पूछा। पीछे वाले रथ में है। प्रिंसेस के साथ साथ थुआन ने 50 रथों का दहेज भी भेजा है। हमें उम्मीद है किन उसका ख्याल रखेगा। जिनशी ने झुककर कहा। प्रिंसेस क्राउन प्रिंस के घर में ब्याही जा रही है। हान शिन ने शांत स्वर में कहा।
हमारा क्राउन प्रिंस उसका पूरा सम्मान करेगा। उसकी जानकारी के मुताबिक उसका स्वामी स्त्रियों के मोह में पड़ने वाला नहीं था। ये विवाह सिर्फ एक राजनीतिक कदम था। जब सेंट्रल प्लेन्स और बायुए पूरी तरह से किन के अधीन आ जाएंगे तो थुआन का नंबर भी आएगा। हैंडओवर शुरू करो, जिन शी ने आदेश दिया। और इसी पल माहौल धीरे धीरे एक अनजाने तूफान की तरफ बढ़ने लगा। रथ धीरे धीरे चीन की सेना के हवाले कर दिए गए। चीन के घुड़सवार तुरंत आगे बढ़े और सभी रथों के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बना लिया। जनरल हान, हमारा कार्य यहीं पूरा होता है, फिर मुलाकात होगी। जिन शी ने हाथ जोड़कर विदा ली। फिर मुलाकात होगी। हान शिन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उसके मन में एक और ही विचार था। अगली मुलाकात शायद इतनी शांत नहीं होगी। हैंडओवर पूरा होने के बाद, जनरल, तुआन की तरफ से भेजे गए सारे उपहार हमने ले लिए हैं। सोना, सामान और उनके साथ साथ कुछ 100 दास दासियां भी हैं जो प्रिंसेस के साथ आई हैं, एक बॉडीगार्ड ने रिपोर्ट दी। चलो, हान शिन ने आसपास एक नज़र डालते हुए आदेश दिया। फिर वो घोड़े पर आगे बढ़ा और सीधा प्रिंसेस के रथ के पास पहुंच गया। प्रिंसेस, अब हम चीन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये यात्रा लंबी और थका देने वाली होगी। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो निश्चिंत होकर बताइएगा। हान शिन ने शांत स्वर में कहा। धन्यवाद जनरल। रथ के अंदर से एक कोमल आवाज़ आई। हान शिन ने बस सिर हिला दिया। ये स्त्री क्राउन प्रिंस की होने वाली पत्नी थी। उसका इसमें कोई रुचि नहीं थी। वैसे भी दुनिया बहुत बड़ी थी और स्त्रियों के चक्कर में पड़ना हान शिन की फितरत नहीं थी। रथ के अंदर लगभग 16 साल की एक सुंदर युवती शांत बैठी थी। 2 दासियां उसकी सेवा में लगी हुई थीं। उसने तुआन का पारंपरिक विवाह वस्त्र पहना हुआ था, जिसमें एक अलग ही विदेशी आकर्षण था। वो निश्चित रूप से अद्भुत सुंदर थी। पता नहीं ग्रेट चीन का क्राउन प्रिंस कैसा व्यक्ति होगा, यू शू ने मन ही मन सोचा। उसके दिल में भविष्य को लेकर बेचैनी और अनिश्चितता भरी हुई थी। 1000 चीन के घुड़सवार प्रोसेशन को सुरक्षा देते हुए ग्रेट चीन की सीमा की ओर बढ़ने लगे। जनरल, मुझे क्यों लग रहा है कि आसपास खतरा मंडरा रहा है? पहाड़ी जंगल में प्रवेश करते ही हान शिन के साथ चल रहे एक निजी रक्षक ने धीरे से कहा, ये जगह वाकई घात लगाने के लिए बिल्कुल सही है। और हान शिन ने आसपास नज़र घुमाई, फिर ठंडी मुस्कान हंसी। हम पहले ही घेर लिए गए हैं। ग्रैंड मास्टर स्टार की उसकी मार्शल कल्टिवेशन के साथ वैली में छिपी हुई किलिंग इंटेंट उसे कैसे महसूस ना होती? कौन इतनी हिम्मत कर सकता है हमारी सेना पर घात लगाने की? निजी रक्षक हैरान रह गया। ये ग्रेट चीन के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। हान शिन की आंखों में तेज चमक आ गई। कैसा मौका? रक्षक को समझ नहीं आया। तुआन को मिटा देने का मौका। हान शिन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसके मन में पूरी योजना तैयार हो चुकी थी। फिर उसने हाथ उठाकर आदेश दिया, सेना, रुक जाओ। आदेश मिलते ही चीन के एलीट सैनिक एकदम रुक गए। धनुष चढ़ाओ, हान शिन ने धीरे से कहा। एलीट सैनिकों ने तुरंत अपने धनुष उठा लिए। 40 कदम आगे, बाएं और दाएं, तीर चलाओ। हान शिन ने जोर से आदेश दिया। स्विश स्विश स्विश। सिर्फ 1000 होने के बावजूद उनका युद्धनाद आसमान हिला देने वाला था। आदेश मिलते ही तीरों की बारिश जंगल के पहाड़ी ढालों पर टूट पड़ी। छिपे हुए हमलावरों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कई लोग बिना संभलने का मौका पाए सीधे तीरों से छिदकर गिर गए।
हमें देख लिया गया है, अब छिपने का कोई मतलब नहीं, मारो। छायाओं से हजारों मास्क्ड हमलावर चीखते हुए बाहर निकले। उनकी बोली सेंट्रल प्लेन्स की नहीं थी, बिल्कुल तुआन की लग रही थी। जैसे मैंने सोचा था, तुआन की लोग सच में भरोसे के लायक नहीं हैं। वैली में गूंजती विदेशी बोली सुनकर हान शिन ने ठंडी मुस्कान हंसी। कुछ ही पलों में 3000 से ज्यादा मास्क्ड हमलावर चीन की सेना की तरफ दौड़ पड़े। तीरों की बारिश चीन के कॉन्वॉय पर टूट पड़ी। हर तरफ कत्ल गारत का माहौल था। रक्षा करो, हान शिन ने दृढ़ आवाज में कहा। चीन के सैनिक एक साथ तीर चलाते हुए मजबूत डिफेंसिव फॉर्मेशन बना चुके थे। दुश्मन के तीर उनका घेरा तोड़ ही नहीं पा रहे थे। ग्रेट चीन का हर सैनिक मार्शल कला में प्रशिक्षित है। ये बर्बर लोग सिर्फ अपनी मौत खुद बुला रहे हैं। हान शिन हंस पड़ा। शियनयांग, 9 प्रांत, 36 कमांडरी। सारे राज्य में एक और शाही फरमान जारी हुआ। इंपीरियल डिक्री आ गई है, सुन लो समस्त प्रजा। 5 महीने पहले हिज मेजेस्टी और क्राउन प्रिंस के आदेश से समस्त भूमि को राज्य के अधीन लेकर प्रजा में बांटने का निर्णय लिया गया था, ताकि हर नागरिक के पास खेती के लिए जमीन हो और खाने की कमी ना रहे। आज ये कार्य पूरी तरह पूरा हो चुका है। ग्रेट चीन की सीमा के भीतर की सारी जमीन अब राज्य की संपत्ति घोषित की गई है। ये एक महान उत्सव का दिन है, ग्रेट चीन के लिए आनंद का अवसर है। इसलिए आज का फरमान 5 महीने पहले किए गए वादे को पूरा करता है। ग्रेट चीन के हर नागरिक को जमीन दी जाएगी। पारिवारिक पंजीकरण के अनुसार हर पुरुष को 2 मुँह जमीन, हर स्त्री को 1 मुँह जमीन। एक परिवार को अधिकतम 6 मुँह तक मिलेगी। जो योद्धा ग्रेट चीन के लिए युद्ध में घायल हुए हैं, उन्हें अतिरिक्त 5 मुँह जमीन दी जाएगी और साथ ही राज्य भत्ता भी। इसके अलावा सारी जमीन राज्य की ही रहेगी। बांटने के बाद खेती की जा सकती है, लेकिन निजी खरीद फरोख्त मना है। उल्लंघन पर बिना किसी मुआवजे के जमीन वापस ले ली जाएगी। और ग्रेट चीन के पास विशाल बेकार भूमि भी है। जो स्वयं आगे बढ़कर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएगा, उसे 20 साल तक उस भूमि का अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद पुनः मूल्यांकन होगा। 5 दिन पूरे होते ही पूरे ग्रेट चीन में प्रांत की राजधानियों से लेकर छोटे शहरों तक अधिकारियों ने फरमान पढ़कर सुनाया। हर नागरिक ने सम्राट की कृपा को महसूस किया। पूरा साम्राज्य खुशी से फूट पड़ा। ये तो कमाल हो गया। मेरे घर में 3 आदमी हैं, हमें 6 मुँह जमीन मिलेगी। टैक्स देने के बाद भी भूखे रहने का डर नहीं। सम्राट दयालु है, क्राउन प्रिंस दयालु है। मेरी सिर्फ 3 बेटियां हैं, फिर भी उन्हें भी जमीन मिलेगी। ये सच में महान राज्य है। ग्रेट चीन अमर रहे। ग्रेट किन अमर रहे, सम्राट अमर रहें, क्राउन प्रिंस अमर रहें। आखिरकार हमारे परिवार के पास अपनी जमीन हो गई। पूरे ग्रेट किन में करोड़ करोड़ नागरिक खुशी से झूम उठे। इस दिन खुशी पूरे साम्राज्य में फैल गई। ग्रेट किन बहुत विशाल था। 80 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसकी धरती पर बसे हुए थे। लेकिन इस पल सबके दिल में सिर्फ एक ही भावना थी, ग्रेट किन के लिए पूरी निष्ठा। पहली बार उन्होंने सच में महसूस किया कि ये साम्राज्य उनका अपना है। वो इससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगे। जैसे झाओ फेंग ने कभी कहा था, इतिहास के हर युग में साधारण लोगों की इच्छा हमेशा सीधी होती है। जिंदा रहना, जीवन में स्थिरता, खेती करना और अत्याचार से मुक्ति। पुराने राज्यों ने उन्हें ये कभी नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ शोषण किया, उन्हें दबाया, उनका खून चूसा। लेकिन ग्रेट किन ने
आज उन्हें सब कुछ दे दिया जो वो कभी चाहते थे। झाओ फेंग की रीजेंसी के तहत किन के कठोर पुराने कानून हटा दिए गए। उनकी जगह आए ऐसे नए शासन नियम जो प्रजा को पोषण देते थे और समृद्धि देते थे। ग्रेट किन अब एकजुट खड़ा था। सेंट्रल प्लेन्स पूरी तरह एक हो चुके थे और इस पल से एक शक्तिशाली एकजुट चीन का युग शुरू हो चुका था। पुराने राज्यों के लिए जो लगाव था वो अब खत्म हो चुका है। अब से लोगों के दिल सिर्फ किन के हैं। पुराने देशों को वापस लाने का अब कोई मौका नहीं बचा। आगे का रास्ता, हाँ, अंधेरों में छुपे 6 किंगडम्स के बचे खुचे लोग जब उन्होंने इंपीरियल एडिक्ट सुना तो उनके दिल में गहरा भय और बेचैनी भर गई। शायद पहले उनके पास लोगों का समर्थन था, लेकिन अब सब कुछ खो चुका था। अगर आज वो बाहर आकर विद्रोह भड़काने की कोशिश करते, पुराने राज्यों की पुनर्स्थापना का नारा देते, तो संभावना यही थी कि लोग खुद उन्हें पीट-पीट कर मार देते। आखिर उनके पुराने राज्यों ने आम लोगों को दिया ही क्या था? कठोर शासन, भारी कर, लगातार शोषण। पर किन के कानून थे? सबको बराबर देखते थे, चाहे नोबल हो या कॉमनर, सब कुछ कानून के तहत। यही थी किन की लीगलिस्ट शासन पद्धति का सार। किन प्लासिडा के अंदर चांगटाई पैलेस के बाहर 2 लोग पहरा दे रहे थे। रेन श्याओ, इंपीरियल गार्ड्स का कमांडर, और चांग मिंग, क्राउन प्रिंस की सेना का कमांडर। उनके आगे पीछे इंपीरियल गार्ड्स और क्राउन प्रिंस के सैनिक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाए खड़े थे। इस पल यिंग ज़ेंग पहले ही आदेश जारी कर चुके थे। जब तक वो और क्राउन प्रिंस चांगटाई पैलेस के अंदर हैं, कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो भी आदेश ना माने और पीछे ना हटे, उसे तुरंत मौत दी जाएगी। ये फरमान इस बात का प्रमाण था कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण था। आज जमीन बांटने का इंपीरियल एडिक्ट पूरे साम्राज्य में पढ़कर सुनाया जा चुका था और आज ही के दिन लोगों की निष्ठा पूरी तरह किन के साथ जुड़ चुकी थी। यही वो पल था जिसका झाओ फेंग इंतजार कर रहा था, लोगों की इच्छा को एकजुट करने का, किन के भाग्य को मजबूत बनाने का। ये सबसे बेहतरीन समय था किन की नेशनल फॉर्च्यून को जमाने का। क्या तुम तैयार हो? यिंग ज़ेंग ने गंभीर नज़र से झाओ फेंग को देखा। हाँ, ये वही वक्त है जब किन का राष्ट्रीय भाग्य पूरी तरह स्थिर होगा। झाओ फेंग ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। अच्छा, मैं यही इंतज़ार करूँगा। यिंग ज़ेंग ने सिर हिलाया। जैसे ही भाग्य संग्रहित हो जाए, फादर, आप डिवाइन कोर्ट की कल्टीवेशन शुरू कर सकते हैं। देश के भाग्य को अपने शरीर में समाकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। आगे जो भी हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, झाओ फेंग ने याद दिलाया। यिंग ज़ेंग ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। झाओ फेंग ने गहरी सांस ली और पद्मासन में बैठ गया। दिल ही दिल में उसने उच्चारण किया, डिवाइन कोर्ट का निर्माण। फिर उसने टेक्निक चलानी शुरू की। एक रहस्यमयी ऊर्जा झाओ फेंग के शरीर से फैलने लगी। उसके चारों ओर देश के भाग्य को खींचने वाली शक्ति हवा में इकट्ठा होने लगी। पूरा स्पेस कांप उठा। अचानक एक तेज चीख आसमान में गूंज उठी। एक विशाल काला पक्षी 100 फीट से भी ज्यादा बड़ा अचानक आसमान में प्रकट हुआ। ये और कोई नहीं, किन का फॉर्च्यून टोटम काला पक्षी था। किन की स्थापना से ही इसका टोटम हमेशा काला पक्षी रहा है। सालों से इसे किन के राष्ट्रीय भाग्य का दिव्य प्राणी माना जाता रहा है, लेकिन मानव शक्ति से इसे सच में कभी बुलाया नहीं जा सकता था।
सिर्फ राष्ट्रीय फॉर्चून की शक्ति से ही इसे जागृत किया जा सकता था। समय बीतने के साथ झाओ फेंग से निकल रही ऑरा और भी प्रचंड होती गई। आखिरकार जब वो अपनी सीमा पर पहुंची, डिवाइन कोर्ट का निर्माण, फॉर्चून टोटम को प्रकट करो, किन के भाग्य को स्थिर करो, झाओ फेंग ने मन ही मन गर्जना की। उसकी टेक्निक पूरी शक्ति पर पहुंच गई। ऊपर विशाल ब्लैक बर्ड टोटम अचानक हिल उठा। पहले वो लोगों को दिखाई नहीं देता था, लेकिन इस पल सिर्फ एक चिन्ह से किन के राष्ट्रीय नियति का सच्चा रूप बन चुका था, और पूरे शानयांग ने उसे आसमान में देख लिया। सैकड़ों फीट ऊंचा काला पक्षी राजधानी के ऊपर मंडरा रहा था। उससे एक अद्भुत दिव्य दबाव महसूस हो रहा था। हर किन नागरिक के दिल में स्वतः ही श्रद्धा जाग उठी। देखो, काला पक्षी, किन का टोटम, हमारे टोटम ने जीवन ले लिया। क्या दिव्य आभा है! ये तो स्वर्ग का संकेत है। सम्राट और क्राउन प्रिंस ने अभी-अभी जमीन बांटी है, क्या स्वर्ग भी उनकी दया से प्रभावित हो गया है? जरूर ऐसा ही है। ये तो दिव्य शगुन है। जैसे जाओ डायनेस्टी के समय माउंट की पर फीनिक्स रोया था, वैसे ही आज किन के विश्व एकता के साथ ब्लैक बर्ड उतरा है। स्वर्ग किन को आशीर्वाद देता है। पूरे शानयांग में लोग ब्लैक बर्ड को देखकर रोमांच और भक्ति से भर गए। सब जानते थे कि ये उनके देश का दिव्य संकेत है। स्वर्ग ने किन के शासन को स्वीकार कर लिया है। चाहे लोग सच्चाई ना जानते हों, लेकिन अफवाह फैलते ही किन की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ने वाली थी। जैसे झाओ फेंग ने पहले ही सोचा था, जाओ का युग फीनिक्स के साथ शुरू हुआ था, और अब किन का युग ब्लैक बर्ड के साथ अमर हो गया। इतिहास इसे याद रखेगा। ब्लैक बर्ड का शानयांग पर अवतार, किन की अनंत समृद्धि। जैसे ही फॉर्चून टोटम प्रकट हुआ, अदृश्य भाग्य सच्ची राष्ट्रीय नियति में बदल गया। इसी पल झाओ फेंग ने सिर उठाकर आसमान में ब्लैक बर्ड को देखा, फिर गहरी और गरजती आवाज में पूछा, किन के लोगों, क्या तुम सदैव किन के लोग बने रहने की कसम खाते हो? जैसे ही उसके शब्द गिरे, एक चमत्कारिक घटना हुई। पूरे किन साम्राज्य में 9 प्रांत, 36 कमांडरी, 80 मिलियन से अधिक लोग, हर एक के कान में झाओ फेंग की आवाज गूंज उठी। एक पल के लिए पूरा देश सन्न रह गया। चैप्टर 320 राजवंश की स्थापना, अथॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी एट्रीब्यूट का प्राप्तिकरण। अचानक एक आवाज गूंज उठी, पर यह सिर्फ हवा में नहीं थी। ग्रेट किन के क्षेत्र के हर एक व्यक्ति ने इसे सुना, सिर्फ कानों में ही नहीं, बल्कि सीधा उनके चेतना सागर यानी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में। ग्रेट किन ने हम जैसे आम लोगों पर असीम कृपा की है। मैं सदैव किन का नागरिक बनकर रहना चाहता हूँ। हाँ, पहले हम मजबूर थे, पर अब दुनिया ग्रेट किन की है। ग्रेट किन ने हमें ज़मीन दी, नया जीवन दिया। मैं सदैव किन का नागरिक रहने को तैयार हूँ। जब तक ग्रेट किन लोगों के हित में काम करता रहेगा, मैं और मेरी संतान हमेशा किन के नागरिक रहेंगे। मैं भी तैयार हूँ। इसी पल ग्रेट किन के विशाल क्षेत्र में 36 प्रांतों के हर कोने में अनगिनत किन नागरिकों ने दिल से ये शब्द पुकारे, कुछ ने मन ही मन में तो कुछ ने जोर से बोलकर। और इसी समय अंधेरों में छुपे हुए चूहों की तरह जी रहे 6 किंगडम्स के बचे खुचे लोगों ने भी ये आवाज़ सुनी, ऐसी आवाज़ जो सीधा उनकी आत्मा तक पहुंच गई। तुम लोगों ने सुना? ये कौन सी जादुई विद्या है? क्या किन राज्य काला जादू करता है? मुझे नहीं पता। हमेशा किन के नागरिक बने रहना सपने देख रहे हैं। हमने कसम खाई है, चाहे जान चली जाए किन को नष्ट कर देंगे। बिल्कुल,
एक दिन किन हमारे हाथों से गिरेगा, धिक्कार हो किन राज्य पर। अंधेरे के कोने में बैठे हुए वो गुस्से में बड़बड़ा रहे थे, लेकिन उनके पास जाओ फेंग को रोकने की शक्ति नहीं थी। लोगों का भाग्य लगातार एक जगह इकट्ठा हो रहा था। जैसे जैसे जाओ फेंग अपनी क्रिया जारी रखता गया, शियान यांग के ऊपर आसमान में ब्लैक बर्ड, ग्रेट किन का फॉर्च्यून टोटम पूरे साम्राज्य के लोगों का भाग्य अपने अंदर समेटने लगा। वो और भी घना और भी शक्तिशाली होता गया। समय बीतता गया और अंत में ब्लैक बर्ड पूरी तरह प्रकट हो चुका था। वो राष्ट्रीय भाग्य का विशाल प्राणी 300 जांग यानी लगभग 1000 फुट से भी ज्यादा ऊंचा था। उसकी भाग्य औरा पूरे आसमान को ढक रही थी। अनगिनत नागरिक श्रद्धा और भक्ति के साथ उसे देख रहे थे। डिवाइन कोर्ट का निर्माण, राष्ट्रीय भाग्य का संग्रह, 300 जांग का नेशनल फेट बीस्ट प्रकट हो चुका है। ग्रेट किन के 99% से भी ज्यादा लोगों का भाग्य इसमें समा चुका है। 80 मिलियन लोगों का भाग्य, और अभी मार्शल कल्टीवेशन भी पूरे देश में फैला नहीं है। फिर भी ये स्तर वाकई अद्भुत है। सुपीरियर रैंक डायनेस्टी। ब्लैक बर्ड को देखकर जाओ फेंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पहले ये सिर्फ भाग्य का एक निराकार चिन्ह था, पर अब जाओ फेंग की होली कॉट क्रिएशन टेक्निक के जरिए ये एक सच्चा राष्ट्रीय फेट टोटम बन चुका था। भाग्य इकट्ठा हो चुका है, टोटम प्रकट हो चुका है। जब तक मैं इसे दबाकर रखूंगा ये कभी बिखर नहीं सकता, जाओ फेंग ने मन ही मन सोचा। उसने हाथ उठाया। उसके सामने एक प्राचीन, भव्य और अत्यधिक दबाव से भरा विशाल देग प्रकट हुआ। बगल में इंग शैंग शांत खड़े थे। उन्हें अपने पुत्र की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। ये शक्तियां अब आम मानव के दायरे से काफी आगे जा चुकी थीं। मैं फेट सप्रेसिंग कॉर्ड का उपयोग ग्रेट किन के राष्ट्रीय भाग्य को स्थिर करने के लिए करूंगा। फेट सप्रेसिंग कॉर्ड सक्रिय हो, जाओ फेंग ने गरज कर कहा। देग जैसे जीवित हो उठी। वो तुरंत आसमान की ओर उड़ी और सुनहरी रोशनी की धार बनकर सीधा ब्लैक बर्ड की तरफ बढ़ गई। आसमान में देग का रूप भी विशाल हो गया और वो ब्लैक बर्ड के ऊपर आकर उसे दबाकर स्थिर करने लगी। फेट सप्रेसिंग कॉर्ड एक सुपीरियर ग्रेड डिवाइन आर्टिफैक्ट था। भले ही ये अभी पोस्ट नेटल डिवाइन ट्रेजर ना बना हो, पर फिर भी राष्ट्रीय भाग्य को स्थिर करने के लिए ये पूरी तरह पर्याप्त था। जैसे ही देग आसमान में स्थिर हुई, एक अत्यधिक दबाव वाली शक्ति फैली। जो भाग्य थोड़ा बिखर रहा था, अब पूरी तरह ब्लैक बर्ड के अंदर बंध गया। और इसी पल बूम, राष्ट्रीय भाग्य का एक भयंकर उछाल हुआ। जैसे ग्रेट किन के सभी लोगों का भाग्य एक साथ प्रज्वलित हो उठा हो। ब्लैक बर्ड ने आसमान फाड़ देने वाली चीख निकाली। उसकी ध्वनि जैसे स्वर्ग और पाताल दोनों को चीर गई। इसी क्षण हेवन, अर्थ और ह्यूमैनिटी के तीनों लोक जैसे कांप उठे। हेवन, गोस्ट वैली। पर्वत के एक हॉल के अंदर ध्यान में बैठे गुईगुजी ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि सीधी शियान यांग की दिशा में चली गई। ये कैसे हो सकता है? डिवाइन कॉन्टिनेंट का भाग्य इकट्ठा हो रहा है? ये संभव ही नहीं। भाग्य एक अगम्य शक्ति है। जब तक किसी के पास फेंगशन बैंग ना हो, इसे कौन छेड़ सकता है? पर अब सारा भाग्य शियान यांग पर केंद्रित हो रहा है। जाओ फेंग, तुमने ये कैसे किया? अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। गुईगुजी के प्राचीन चेहरे पर पूरा आश्चर्य लिखा हुआ था। डिवाइन कॉन्टिनेंट का भाग्य अनादिकाल से अस्तित्व में था। यही वो आधार था जो देवताओं और अमरों को इस भूमि पर उतरने से रोकता था। डिवाइन कॉन्टिनेंट के अंदर देवता पैर नहीं रख सकते थे, विशेष रूप से डिमोनिक शक्तियों वाले। अगर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते तो या तो गंभीर रूप से घायल हो जाते या सीधा नष्ट हो जाते।
और फिर भी आज ये भाग्य इकट्ठा हो रहा था। ये शुद्ध भूमि भाग्य नहीं था, बल्कि डिवाइन कॉन्टिनेंट के मानवों का संग्रहित भाग्य था। फिर भी इसे एक जगह इकट्ठा होते देखना गुईगुजी के लिए असंभव था। ज़ाओ फेंग, उसने मार्शल कल्टीवेशन सिस्टम बनाया और अब डिवाइन कॉन्टिनेंट के लोगों का भाग्य भी इकट्ठा कर लिया। क्या वो किसी संत का पुनर्जन्म हो सकता है? गुईगुजी पूरी तरह हिला हुआ था। उसकी आत्मा तक कांप उठी। इस पल पहाड़ की चोटी से नीचे देखते हुए गुईगुजी की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद चमक उठी। शायद वो सच में मुझे डिवाइन कॉन्टिनेंट के भाग्य के बैकलैश से मुक्त करा सके। शायद मैं दोबारा मॉर्टल दुनिया में लौट सकूं, गुईगुजी ने धीरे से खुद से कहा। पेंगलाई आइलैंड, ये कैसे हो सकता है? डिवाइन कॉन्टिनेंट का भाग्य क्यों बढ़ गया है? नहीं, ये बड़ा नहीं है, ये इकट्ठा हो गया है। ये कैसे संभव है? सिर्फ किन के पूरे कॉन्टिनेंट को एक कर लेने से भाग्य एक नहीं हो सकता। मैंडेट ऑफ हेवन के मुताबिक किन का राज्य लंबा चलने वाला नहीं है। फिर ये क्या हो रहा है? ये भाग्य का परिवर्तन है। ये बिल्कुल अस्वीकार है। हमें तुरंत इसकी रिपोर्ट करनी होगी। अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो ये हमारे कंट्रोल के रिसोर्सेस और अनगिनत ब्लड सैक्रिफाइसेस को नुकसान पहुंचा सकता है। आइलैंड पर मौजूद सेलेस्टियल एनवॉय ने शेंजू की दिशा में घूरते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इस विशाल राष्ट्रीय भाग्य को महसूस करके उसके मन में एक अजीब सा डर उठ रहा था। पर जो बात ये सेलेस्टियल एनवॉय नहीं जानता था वो ये थी कि स्वर्गलोक में 9th हेवन के ऊपर क्या हो रहा था। हेवनली रेल्म 9th हेवन के ऊपर बादलों के बीच अनगिनत महल खड़े थे। अगर ज़ाओ फेंग यह दृश्य देख पाता तो निश्चित रूप से चौंक जाता, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वही हेवनली कोर्ट और सेलेस्टियल पैलेस था जिसे वो सिर्फ पुराणों और कथाओं में जानता था। सामने साउदर्न हेवनली गेट पूरी शान से खड़ा था। अनगिनत स्वर्गीय सैनिक वहां पहरा दे रहे थे। सफ़ेद युद्ध वस्त्रों में लिपटे होने के बावजूद उनमें किसी प्रकार की पवित्रता नहीं थी। उल्टा उनके शरीरों से भयंकर खून प्यास और डिमोनिक ऑरा निकल रही थी, जैसे किसी को भी निगल लेने को तैयार हो। सेलेस्टियल पैलेस के अंदर लिंगजाओ हॉल, एक विशाल सोने की चमक से दमकता हुआ महल शान से खड़ा था, जैसे वो 33 स्वर्गों को भी दबा सकने वाला कोई दिव्य अस्त्र हो। उसकी भव्य रोशनी के नीचे एक गंभीर और देवता जैसी शक्ति थी, पर इस पवित्रता के नीचे एक लाल डिमोनिक ऑरा छिपा हुआ था जो पूरे महल को ठंडा और भयानक बना रहा था। हॉल के अंदर हेवनली कोर्ट के अनगिनत देवता जमा थे। सबके चेहरे निर्विकार थे, पर उनसे निकलने वाली ऑरा बहुत ही अजीब थी। यहाँ तक कि सिंहासन पर बैठे हेवनली एम्परर भी सुनहरे राजवस्त्र पहने मुकुट धारण किए हुए थे। उनकी उपस्थिति से पूरा हॉल दबाव में आ जाता था, लेकिन उनकी शक्ति पवित्र नहीं थी। वो अंतहीन वध, लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र का एहसास देती थी, जैसे उनके पीछे अनंत हत्याएं छिपी हों। अचानक बूम बूम, लिंगजाओ हॉल जोर से कांप उठा। क्या हो रहा है? लिंगजाओ हॉल क्यों हिल रहा है? ये अजीब है। कहीं ये पश्चिम के उन तकले मॉन्क्स का काम तो नहीं? वो गंदे मॉन्क्स हमेशा हमारे हेवनली कोर्ट से रिसोर्सेज के लिए लड़ते रहते हैं। एक दिन हम उन सब को मारकर उनका मांस ही खा जाएंगे। जैसे ही हॉल कांपा, लगभग हर देवता के चेहरे पर खूनी इरादे उभर आए। पल भर में लिंगजाओ हॉल, जो पहले गंभीर था, अब पूरी तरह से घुटन भरी किलिंग इंटेंस से भर गया। खून जैसे बादल महल के चारों तरफ मंडराने लगे। पर हेवनली एम्परर अभी भी बिल्कुल शांत था। उसने बस हाथ हिलाया और उसके सामने एक रहस्यमयी दर्पण प्रकट हुआ।
काली लाल शक्ति की एक धार उस दर्पण में समा गई। अगले ही पल दर्पण के अंदर एक दृश्य उभर आया। शेंजू की धरती पर एक जीवित जैसे दिखने वाला ख्वेंज्यू बर्ड, ब्लैक बर्ड, आसमान में मंडरा रहा था। जैसे ही ये दृश्य दिखा, हेवनली एम्परर की भौहें पहली बार सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में तीखी हत्या इच्छा चमक उठी। शेंजू का भाग्य इकट्ठा हो गया है, कुछ बदल रहा है। उसकी आवाज ठंडी और भारी थी। योर मैजेस्टी, ये बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं है। शेंजू का भाग्य बहुत घना है, इसी वजह से हम वहां आसानी से उतर नहीं सकते। वो भूमि भविष्य के भाग्य की कुंजी है, वही हमारी हेवनली कॉर्ट की शक्ति की नींव है। अगर हम शेंजू पालें तो हमें अनंत ब्लड फूड मिलेगा जो हमारी आत्मा को पोषित करेगा, और साथ ही उसका भाग्य भी मिल जाएगा। हमारी कल्टीवेशन आसमान छू जाएगी। हाँ, शेंजू किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाना चाहिए। उसका भाग्य तो पहले ही बिखरने वाला था, अचानक कैसे जम गया? कहीं ये तकले मॉन्क्स का काम तो नहीं? अगर वो नहीं तो शायद डीमंस या रोग इमॉर्टल्स। एक के बाद एक हेवनली कॉर्ट के देवता बोलते गए। हर शब्द खूनी इरादों से भरा था। हॉल के अंदर जैसे खून के समुद्र उमड़ आए हों। बस हेवनली एम्परर ने ठंडी नजर से देखा। उसकी दबाव भरी शक्ति के नीचे सब देवता तुरंत चुप हो गए। सच का पता लगाओ, शेंजू हमारे हेवनली कॉर्ट के कंट्रोल में ही रहना चाहिए। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। 33 स्वर्गों के बाहर शेंजू का भाग्य जम चुका है। एक महापरिवर्तन आने वाला है, मानव जाति का अंतिम भाग्य। क्या इस दुनिया के पास अभी भी मुक्ति का अवसर बचा है? एक डाउइस्ट वृद्ध लहराते वस्त्रों में अपनी हॉर्सटेल विस्क को धीरे से हिलाता हुआ गहरी सोच में डूबा था। और सिर्फ हेवनली कॉर्ट ही नहीं, वेस्टर्न पैराडाइस। थंडर साउंड टेम्पल के अंदर सुनहरी बौद्धिक रोशनी पूरे क्षेत्र को ढक रही थी। इस दिव्य प्रकाश के नीचे कोई भी मॉर्टल तुरंत भक्ति के नशे में डूब जाता। अनगिनत बुद्धास सूत्र जाप कर रहे थे। हर जगह शांति और समरसता का माहौल था। पर जैसे ही सबसे ऊंचे कमल सिंहासन पर बैठे बुद्धा ने जाप रोका, पूरा प्रकाश बुझ गया। उसकी जगह खून जैसे बादल छा गए। लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र का भ्रम सामने आ गया। शेंजू बदल चुका है, कमल सिंहासन पर बैठे सर्वोच्च बुद्धा ने धीमी आवाज में कहा। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 320 डायनेस्टी की स्थापना, एट्रीब्यूट एंट्री, अथॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी की प्राप्ति। सियानियंग के आसमान में डेस्टिनी सप्रेसिंग कॉल्ड्रन के प्रकट होने के साथ ही नेशनल फॉर्च्यून स्वन बर्ड पूरी तरह से मटीरियलाइज हो चुका था और उसकी राष्ट्रीय किस्मत अब पूरी तरह स्थिर हो गई थी। इसके बाद आज से ग्रेट किन डायनेस्टी की स्थापना होती है। राष्ट्र की किस्मत एकत्रित हो चुकी है। जाओ फेंग की आवाज गरज की तरह गूंजी। उसने होली कोड स्क्रिप्चर के पहले स्तर को पूरी शक्ति से एक्टिवेट कर दिया। बूम! नेशनल फॉर्च्यून स्वन बर्ड एक रोशनी की लकीर बनकर नीचे उतरा, सीधा इंपीरियल पैलेस के ज़ांगटाई हॉल की तरफ। वो एक चमकता हुआ हैलो बना और सीधा जाओ फेंग के शरीर में समा गया। डिंग! शेंजू के लोगों की किस्मत सफलतापूर्वक एकत्रित की गई। एट्रीब्यूट एंट्री प्राप्त हुई। ह्यूमन डाओ अथॉरिटी रेड। क्या आप इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं? होस्ट ने सफलतापूर्वक फॉर्च्यून डायनेस्टी स्थापित की। डायनेस्टी किंगडम लोअर टियर तक उतरी। रिवॉर्ड टियर 4 ट्रेजर चेस्ट। डायनेस्टी किंगडम मिडिल टियर तक उतरी। रिवॉर्ड टियर 4 ट्रेजर चेस्ट। डायनेस्टी किंगडम अपर टियर तक उतरी। रिवॉर्ड टियर 4 ट्रेजर चेस्ट। जैसे ही नेशनल फॉर्च्यून स्वन बर्ड उसमें समाई, सिस्टम नोटिफिकेशन जाओ फेंग के सामने प्रकट हुई। एट्रीब्यूट एंट्री? ये कौन सा नया एट्रीब्यूट है?
बाकी ट्रेजर चेस्ट रिवॉर्ड्स ने जाओ फेंग को खास हैरान नहीं किया। फॉर्चून डायनेस्टी का असेंशन अपने आप में ही अनप्रेसिडेंटेड था। रिवॉर्ड्स मिलना स्वाभाविक था। लेकिन पहला एट्रीब्यूट एंट्री ये बिल्कुल नया था। फिर भी जाओ फेंग ने जल्दी नहीं की। वो खड़ा हुआ और यिंग ज़ेंग की तरफ देखा। पिताजी, राष्ट्र की किस्मत सफलतापूर्वक कंडेंस हो चुकी है और गार्डियन बीस्ट भी प्रकट हो गया है। अब आपका काम है होली कोड स्क्रिप्चर का अभ्यास करना, अपनी डिवाइन सोल को टेम्पर करना और राष्ट्रीय किस्मत से अपना बंधन बनाना। जितनी मजबूत आपकी डिवाइन सोल होगी, उतनी ही अधिक राष्ट्रीय किस्मत आप संभाल पाएंगे और उतनी ही अधिक शक्ति आप प्रयोग कर पाएंगे। जाओ फेंग मुस्कुराकर बोला। सिर्फ एक विचार के साथ नेशनल फॉर्चून डार्क बर्ड यिंग ज़ेंग के सामने प्रकट हो गया। ग्रेट क्विन की किस्मत को शेप करने वाला जाओ फेंग भले ही सीक्रेट कोड क्रिएशन टेक्निक का मुख्य कल्टीवेटर ना हो, फिर भी वो ग्रेट क्विन की नेशनल फेट को कंट्रोल कर सकता था। और नया मिला हुआ एट्रीब्यूट एंट्री शायद इसी नेशनल फेट से जुड़ा हुआ था। अथॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर जाओ फेंग का अंदाज़ा सही था तो इंपीरियल डायनेस्टी की स्थापना और नेशनल फेट का कंसोलिडेशन ये एक महाविजय थी। अच्छा, यिंग ज़ेंग ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं की। वो तुरंत बैठ गया और सीक्रेट कोड क्रिएशन टेक्निक चलाने लगा। खुद को केंद्र बनाकर उसने राष्ट्रीय किस्मत को अपने शरीर में ले आया। शरीर को टेम्पर करते हुए इंपीरियल डाओ फिजिक का निर्माण, आत्मा को टेम्पर करते हुए डिवाइन सोल का गठन। यही था राष्ट्र के साथ बंधन और उसकी किस्मत के साथ एक हो जाना। राष्ट्र जितना मजबूत, व्यक्ति उतना ही मजबूत। हाँ, भले ही ग्रेट किन अब हाई ग्रेड डायनेस्टी बन गया हो, यिंग ज़ेंग को पूरी तरह से इस राष्ट्रीय शक्ति को संभालने के लिए समय चाहिए था। अंत में सब कुछ उसकी कल्टीवेशन और एम्परर्स वे की समझ पर निर्भर करता था। जैसे जैसे यिंग ज़ेंग कल्टीवेशन कर रहा था, नेशनल फॉर्चून डार्क बर्ड धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। गोल्डन रोशनी की धाराएं जो राष्ट्रीय किस्मत से बनी थीं, उस पर बरस रही थीं। यिंग ज़ेंग टेक्निक चलाकर राष्ट्रीय किस्मत से खुद को रिफाइन कर रहा था। ये देखकर जाओ फेंग को पूरी तसल्ली मिली। अब देखते हैं ये एट्रीब्यूट एंट्री आखिर है क्या। जाओ फेंग ने अपना ध्यान उस नई एट्रीब्यूट एंट्री पर लगाया। एट्रीब्यूट एंट्रीज का रैंकिंग: वाइट, ब्लू, रेड, स्कारलेट, गोल्ड, डार्क गोल्ड, पर्पल, पर्पल गोल्ड। फिर उसने देखा अथॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी रेड। आपने ह्यूमन डाओ की किस्मत का आशीर्वाद प्राप्त किया है। आप ह्यूमन डाओ के फॉर्चून से सुरक्षित हैं। आप ह्यूमन डाओ की इच्छा के प्रिय हैं। इस अथॉरिटी के साथ आपकी डिवाइन सोल ह्यूमन डाओ में मिलन होकर उसकी शक्ति प्राप्त कर सकती है। जब तक ह्यूमन डाओ की किस्मत मौजूद है, चाहे आप मर भी जाएं, आपकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। आप पुनर्जन्म लेंगे जब तक ह्यूमन डाओ की किस्मत पूरी तरह नष्ट ना हो जाए। ये तो डिस्क्रिप्शन पढ़कर जाओ फेंग सच में स्टन रह गया। ह्यूमन डाओ की किस्मत, ह्यूमन डाओ की इच्छा, तो ये सच में मौजूद है। स्वर्ग, पृथ्वी और मानव, 3 डाओ। मेरी आत्मा ह्यूमन डाओ के साथ मर्ज होकर उसकी अथॉरिटी पा सकती है, और अगर मैं मर भी जाऊं तो ह्यूमन डाओ की किस्मत के जरिए फिर से जीवित हो सकता हूं। ये तो सेज लेवल इमॉर्टैलिटी का छोटा वर्जन है। सेजेस अपनी ट्रू स्पिरिट को हेवन डाओ से बांधते हैं। जब तक स्वर्ग है वो मरते नहीं। लेकिन मैं ह्यूमन डाओ से बंधा नहीं हूँ। मैं ह्यूमन डाओ को कंट्रोल करता हूँ। जब तक ह्यूमन डाओ की किस्मत है, मैं असल में मर ही नहीं सकता। ये तो असंभव शक्ति है। इस पल जाओ फेंग का मन उत्साह से भर गया। अथॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने इसे प्राप्त कर लिया।
शेंजू से बाहर क्या खतरे होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन अब लगता है जैसे मुझे कई जिंदगियां मिल गई हों। बिना किसी देरी के अथॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी के साथ फ्यूज करो। जैसे ही उसने चुना, उसी पल जाओ फेंग के अंदर कुछ गहरा बदल गया। उसकी चेतना एक रहस्यमय अवस्था में खिंच गई। केओस, सृष्टि का आरंभ। 3 डाओ, हेवन डाओ, अर्थ डाओ और ह्यूमन डाओ शून्य में शांत सो रहे थे। हेवन डाओ ब्रह्मांड के नियम, कायदे और कर्म का प्रतिनिधित्व। अर्थ डाओ जीवन मृत्यु का चक्र और धरती की स्थिरता। ह्यूमन डाओ सिर्फ इंसानों की किस्मत नहीं, बल्कि सभी चेतनशील जीवों की इच्छा और भविष्य। जैसे जैसे जाओफेंग और गहरा गया, तीनों डाओ की समझ उसमें और स्पष्ट होती चली गई। अनजाने में वो पूरी तरह इस बोध में डूब गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे। सियानयांग पैलेस के बाहर इंपीरियल गार्ड्स पहरे दे रहे थे। शिफ्ट्स बदल चुकी थीं, पर जांग मिंग और रेन श्याओ वहीं खड़े रहे। 2 दिन और 2 रात गुजर चुकी थीं। यिंगजेंग और जाओफेंग अभी भी सिक्लूजन में थे। बाहर कई उच्च अधिकारी जमा हो चुके थे। कमांडर रेन, हिज मैजेस्टी और क्राउन प्रिंस कितनी देर से अंदर हैं? लू बुवेई ने पूछा। चांसलर, रिपोर्ट है 2 दिन और 2 रात हो चुकी हैं, रेन श्याओ ने जवाब दिया। बिना खाए पिए? लू बुवेई ने भौहें चढ़ाईं। चिंता ना करें चांसलर, उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है, जब तक वो खुद न निकले कोई डिस्टर्ब ना करें। लू बुवेई ने सिर हिला दिया। समय बीतता रहा। और 2 दिन और 2 रात। पैलेस के अंदर सफलता। मेरी डिवाइन सोल ह्यूमन डाओ के साथ मर्ज हो चुकी है। अब जब तक ह्यूमन डाओ की किस्मत है, मुझे मारना लगभग नामुमकिन है। जाओफेंग ने आंखें खोली, उनमें आनंद चमक रहा था। और तब ह्यूमन डाओ की किस्मत आपको इनाम देती है। रिवॉर्ड, ऑल एट्रीब्यूट्स प्लस 1,00,000 पॉइंट्स। क्या आप क्लेम करना चाहते हैं? क्लेम करो, जाओफेंग ने बिना सोचे जवाब दिया। ह्यूमन डाओ का फॉर्चून अपार था। ये सिर्फ शक्ति नहीं, ये एक महापरिवर्तन था। जाओफेंग की शक्ति अब एक नई ऊंचाई पर जाने वाली थी।